बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद रज़ा मुल्ला आपका टीम उम्मीद के इस वीकली वेबिनार में इस्तकबाल करता हूं। आपको पता है कि हमारा हफ्तावारी इज्तिमा आप कह सकते हैं, हफ्तावारी हमारी मीटिंग होती है जहां पर हम आते हैं। पिछले 1.5 साल से लगातार हर संडे 4 बजे से 5:30 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह टीम उम्मीद आपकी खिदमत में आती है। अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आते हैं। टीम उम्मीद का मकसद ये है कि हम बच्चों को करियर में और प्रोफेशनल्स को उनके वर्क लाइफ में मदद करें, और इसलिए हर संडे एक अलग, एक अनोखे, एक इनोवेटिव टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी को, आपके करियर को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को हर संडे थोड़ा थोड़ा बेहतर करते हैं। और ऐसे ही एक टॉपिक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसका नाम है करियर ऑप्शन इन लॉ। इस पे आज डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। आज बात करेंगे कि लॉ में क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, लॉ में इंसान क्या कर सकता है। एक लॉ के बारे में एक परसेप्शन हमारी है कि जो अच्छा बोल सकता है, जो अपने केस को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता है, जो काला कोट पहन के जज के सामने आर्ग्यूमेंट कर सकता है, उसी इंसान को लॉ लेना चाहिए। ऐसी एक परसेप्शन ज्यादातर लोगों के दिमाग में है, और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपने लॉ किया है तो आपको एडवोकेट बनना पड़ेगा, आपको जज के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको केस लड़ना पड़ेगा। ये किस हद तक सही है, आज के इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। बहुत सारे हमारी बहनें हैं जो लॉ करना चाहती है, बट इस डर से बहुत सारे हमारे भाई हैं जो लॉ करना चाहते हैं, लॉ सीखना चाहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड जिसको हम कहते हैं, वो समझना चाहते हैं, बट वो इस डर से कि मुझे लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, अपने केस को प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इस डर से वो लॉ नहीं करते। तो क्या एडवोकेट बनना और केसेस लड़ना यही एक ऑप्शन आपके सामने है लॉ करने के बाद? क्या दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है? ये सारी बातें और भी बहुत सारे सवाल पे इंशाअल्लाह ताला आज गुफ्तगू करेंगे आज के हमारे सेशन में, जिसका नाम है करियर ऑप्शंस इन लॉ। बट उससे पहले हस्ब मामूल, जैसे आपको पता है कि टीम उम्मीद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। टीम उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी की करियर गाइडेंस टीम के नाम से मशहूर है, जो कि 4 शोबे में काम करती है। पहला, बच्चों को करियर गाइडेंस देने का, प्रोफेशनल्स को उनके वर्क में असिस्टेंस देने का, सोशल वर्क में सोशल असिस्टेंस करने का, और चौथा मेडिकल फील्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह चारों शोबों में हमने अलग अलग तरह की एक्टिविटीज रन करी है, और आगे भी बहुत सारी एक्टिविटीज हमने प्लान करी है, जिसके बारे में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार इंशाअल्लाह ताला तफसील में गुफ्तगू करेंगे। ये सारे के सारे काम जिनके जेर सरपरस्ती होती है, जिनकी रूहानी सरपरस्ती हम सब पर है, हम सब पर, सारे हिंदुस्तान पर, सारी दुनिया पर, जिन्हें टॉप 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम के खिताब से लगातार कई सालों से नवाजा गया है, वो दाइए कबीर, अताए मुफ्ती आजम हिंद, सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर हाफिज कारी मौलाना शाकिर नूरी साहब किबला, इनकी जेर सरपरस्ती में हम ये सारे काम करते हैं। और वो हमारे मेंटोर, हमारे गाइड, जिसने टीम उम्मीद के करियर गाइडेंस टीम को गाइड किया, उनको मेंटर किया, उनको ट्रेन किया और इस लायक बनाया कि आपकी खिदमत कर सके, वो रुकने शुरा सुन्नी दावत इस्लामी के बुलबुले बागे मदीना, जिनको हम प्यार से PQRS कहते हैं, यानी प्यारे कारी रिजवान खान सर। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि किन लोगों की और कैसे लोगों की सरपरस्ती में टीम उम्मीद काम करती है, और यही मकसद है कि लोगों की खिदमत करें, उम्मत की खिदमत करें, और इस तरह करें कि इससे कुछ निकल कर आए, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसे हीरे, कुछ ऐसे नगीने जो निकले, जो दीन और दुनिया को साथ में लेकर चले। अब जो माहौल है, क्या तो आप दीन पकड़ सकते हैं या दुनिया पकड़ सकते हैं, इससे हटकर अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी सोच जगाना कि दीन और दुनिया जो है वो अलग अलग नहीं है, वो साथ में लेकर चल सकते हैं, यही सोच के साथ टीम उम्मीद शुरू की गई है। अब मैं चलता हूं आज के हमारे गेस्ट
के इंट्रोडक्शंस पर उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आप सबके लिए है। मैं इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। बहुत सिंपल सी छोटी सी इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आप ये अपने फोन पर देख रहे हैं तो अपने फोन को लैंडस्केप मोड पर रखिए। लैंडस्केप मोड पर रखने से क्या होगा कि जो भी चीजें, ये लैंडस्केप मोड इसको कहा जाता है, अगर आप फोन को इस तरह पकड़ेंगे इसको लैंडस्केप मोड कहा जाता है। दिस इज पोर्ट्रेट मोड। लैंडस्केप मोड पे फोन को रखने से होगा ये कि जो भी चीजें लिखी गई है वो आपको थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, और आपको जो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि हम आपको प्रेजेंटेशन भेज पाए, बट प्रेजेंटेशन हर बार भेजना पॉसिबल हो नहीं पाता। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लैंडस्केप मोड पे रखें उसको और स्क्रीनशॉट ले लें, जब भी आपको जो भी स्लाइड इंपॉर्टेंट लगे उसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन रहेगी। ये सारे के सारे सेशंस अगर आप लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम स्टूडेंट्स को कहते हैं हमेशा कि लाइव सेशन देखें, पर किसी रीजन की वजह से अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो एसडीआई उम्मीद ये फेसबुक पेज पे आपको ये सेशन देखने को मिलेगा, या तो एसडीआई चैनल ऑन यूट्यूब पर आप ये सेशन, रिकॉर्डेड सेशन जो है वो बाद में देख सकते हैं। लाइव सेशन देखने का फायदा ये होता है कि लाइव इंटरेक्शन हम करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा होता है, तो अगर आपके कोई सवालात है, कोई क्वेश्चंस है तो आप डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट पैनल से उसी वक्त ये सवाल को पूछ सकते हैं। एक और छोटा सा इंस्ट्रक्शन बिफोर आई गो है कि अगर आप ये सेशन सो कर, लेट कर, सोफे पे आराम से देख रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगले 45 मिनट्स के लिए, 1 आवर के लिए बैठ जाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं और सीरियसली लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा, पेपर लेके बैठिए। मैं आज के सेशन से मुतालिक एक बात आपको कह दूं कि आज आपको करियर्स एंड लॉ में ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी, ऐसी चीजें पता चलेंगी जिनके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करें। हमारे जज से, हमारे जो आज के प्रेजेंटर है उनसे मैं सवाल पूछूं आप लोगों के बिहाफ में, पर आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें Q&A सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने जूम में ज्वाइन किया हो, अगर आपने फेसबुक या यूट्यूब पर ज्वाइन किया तो कमेंट में आप सवाल लिख दीजिए। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम उम्मीद के जो टीम मेंबर्स है वो आपके सवाल हम तक पहुंचा देंगे। ठीक है, सो विद दिस नोट आई थिंक सेशन को शुरू करते हैं हमारे गेस्ट के इंट्रोडक्शन के साथ। मैं एक होस्ट भी हूं और आज का को पैनलिस्ट भी रहूंगा, बट हमारे जो मेन स्पीकर हैं वो है डॉक्टर एडवोकेट यामीन थारा। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी डिग्रियां इतनी है, कल 2-3 दिन पहले जब वो पोस्टर मैं डिजाइन कर रहा था तो मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा था कि मैं क्या लिखूं और क्या छोड़ूं। इतनी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कर रखी है। He is a practicing advocate in GST and income tax related matter. He is national level GST certified trainer. उन्होंने MBA किया हुआ है, MCOM किया हुआ है और recently कॉमर्स में उनकी PhD complete हुई है। So ideally he is a doctor advocate. So we call him Dr. Advocate Yamin Thara. He is also a owner of GST Center in Nanded. अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे बहुत सारी बार उनके सेशंस होते रहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, एमबीए के स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे सेशंस उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह टीम उम्मीद के प्लेटफॉर्म के थ्रू लिए हैं। और आज जो वो सेशन लेने वाले हैं जिनमें वो एक्सपर्टीज भी बहुत अच्छी रखते हैं वो ये है कि आप करियर्स कौन कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो बिला ताखीर मैं आवाज दूंगा हमारे आज के स्पेशल स्पीकर गेस्ट को कि वो आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजा भाई, जज़ाकल्लाह फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बीइंग अ स्पीकर, मैं होस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा रजा भाई। रजा भाई, मोहम्मद रजा मुल्ला इज अ वेरी चार्मिंग, डायनामिक एंड वर्सेटाइल पर्सन, और बोल सकते हैं कि आप टीम उम्मीद के कोर कमिटी मेंबर, कोर कॉन्सेप्ट जो डिजाइन करने में हाथ था वो रजा भाई का था। अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज डन हिज एमबीए इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। He has extensive knowledge in counseling and training. अल्हम्दुलिल्लाह कई बार हमने रजा भाई के सेशन अटेंड किए, बीइंग अ स्पीकर, बीइंग अ होस्ट। मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि मेरे लिए कह सकते हैं हम लोग के टीम उम्मीद के अगर मेंटर हैं तो प्यारी प्यारे रिजवान सर है, और उसके बाद अगर कोई आता है तो रजा भाई है, राइट। ही इज आल्सो वाइस प्रेसिडेंट फॉर अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इन मुंबई। So it will be my privilege to
present you a topic, careers in law, along with Raza bhai. जज़ाकल्लाह सर। तो आई थिंक सर शुरू करते हैं सेशन को, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है वो आप हमें बता दीजिए। व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट बिफोर वी गो अहेड टू दैट कि प्लीज डोंट लीव द सेशन इन बिटवीन। आधा सेशन मत देखिए, पूरा सेशन देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे सेशन फ्लो को तो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सर आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? See, basically, we are going to start with the law concept. Actually, law होता क्या है? कई misconceptions होते हैं law से related. हम लोग पहले वो myth को हटा देंगे। इसके बाद law में अगर कोई 12th के students हैं जो हमारे crowd में से अगर कोई 12th में है और law करना चाहते हैं अगर फ्यूचर में, तो उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होने वाले हैं, कैसे मार्किंग पैटर्न होता है और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर वो लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो उनका लाइफ कैसे चलेगा, लाइफ इन अ लॉ स्कूल। एंड उसके बाद अगर वो लॉ कंप्लीट कर देते हैं, अपना ग्रेजुएशन इन लॉ कंप्लीट कर देते हैं या पीजी इन लॉ कंप्लीट कर देते हैं, तो व्हाट आफ्टर लॉ करियर्स क्या रहेंगे, ऑप्शंस, वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कई सारे एफएक्यूज होते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लॉ से रिलेटेड, उसको हम लोग थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज मेन एरियाज ऑफ वर्किंग। एक एडवोकेट, एक लॉयर बनने के बाद, एडवोकेट बनने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है जहां पर वो वर्किंग कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन एलएलबी कंप्लीट कर रहे हो तो उसके बाद पीजी के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो भी हम लोग गो थ्रू करेंगे। और लॉ के लिए कौन से करियर मैप हमने एक डिजाइन किया हुआ है जिसमें आपके जितने डाउट्स, जनरली डाउट्स आते हैं कई स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को लॉ से रिलेटेड, वो लॉ करियर मैप में हम लोग सब कुछ कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली अगर जॉब प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है या ऑप्शंस अवेलेबल है एक एडवोकेट के लिए, वो हम लोग देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ परसुइंग लॉ, वो हम लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट प्रेजेंटेशन इस तरीके से डिजाइन किया गया है, सिर्फ पिन से लेके प्लेन तक जो भी चीजें लॉ से रिलेटेड है वो पुट अप करने की कोशिश की जाएगी आपके सामने इन दिस 60 मिनट्स। Alhamdulillah, looks very interesting. So, sir, without further ado, let's jump into the topic. अच्छा, रजा भाई, एक कॉमन सा क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पर, जो पर्सन्स देख रहे हैं उनके स्क्रीन पर एक ऐसे कुछ मैंने नाम पुट अप किए हैं जिनको शायद कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सभी पर्सन आपके पहचानत के होंगे, सभी जितने लोग देख रहे हैं इस नाम से वाकिफ है। आप इंटरनेशनल नाम ले लीजिए, बैरक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, फिडेल कैस्ट्रो, टोनी ब्लेयर। आप इंडिया के पर्सन के नाम ले लीजिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर, अरुण जेटली, पीयूष गोयल, राइट, कपिल सिब्बल, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ये कॉमन नाम है जिसको हम सब जानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं रजा भाई एक जनरली पूछता हूँ कि इन सब कॉमन नाम में कॉमन क्या है? कॉमन तो कुछ है ही नहीं, जनरली ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, ये एक चीज तो कॉमन हो चुकी है। इसके अलावा कुछ कॉमन नजर आता है किसी को? राइट, कई बार ये चीजें होती है कि ये नाम को तो हम जानते हैं, ये पर्सनैलिटीज को तो हम जानते हैं, वह इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं जानते या इनका हम बैकग्राउंड नहीं जानने की कोशिश करते हैं। यू विल बी शॉक्ड टू लिसन रजा भाई, दिस ऑल पर्सन जिनके नाम स्क्रीन पर आपके अवेलेबल है, दिस ऑल पर्सन हैव डन देयर ग्रेजुएशन इन लॉ। इन सभी स्टूडेंट पर्सन्स ने अपना लॉ कंप्लीट किया हुआ है। तो आपको काफी सारे बैरिस्टर भी है। राइट, काफी लोग हैं जो अपने पीजी भी कंप्लीट कर चुके हैं लॉ में, या एटलीस्ट उन्होंने ग्रेजुएशन अपना लॉ में किया है। कुछ बैरिस्टर्स है यहाँ पर अवेलेबल। तो ये सब पर्सन्स में अगर आप देखते हो तो ये बहुत लोगों की कहीं ना कहीं आइडियल पर्सन्स भी होते हैं, राइट। और इनमें सब में कॉमन एक पार्ट है, दैट इज लॉ, राइट। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर मैं आपको बताऊं रजा भाई, तो ये अगर आप देखोगे तो काफी शॉकिंग फैक्ट्स रहेंगे, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। Across the world, lawyer have the highest percentage of proportion in politics, right? ये कई लोगों के लिए शॉकिंग होता है कि highest proportion in politics जो होता है वो lawyers का होता है या advocates का होता है। People will also be shocked to listen that in US 25 out of 45 presidents are having law degree। तो आप देख सकते हो लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसका दबदबा सिर्फ एक कोर्ट तक सीमित नहीं रहा है, राइट। 25 आउट ऑफ 45 प्रेसिडेंट, टॉप मोस्ट कंट्री जिसको कहा जाता है यूएस, वहां पर लॉ डिग्री के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं।
इनफैक्ट इन इंडिया इटसेल्फ अगर हम डिस्कस करते हैं इन द ईयर 2009 का मेरे पास एनालिसिस है, 75 persons out of 543 members of Lok Sabha and 73 persons of 244 member of Rajya Sabha, right? ये सब लॉ के फील्ड से बिलोंग करने वाले हैं रजा भाई। Right. And just to add, इसमें एक और फैक्टर मैं ऐड करना चाहूंगा, इफ वी रीड द वर्ल्ड हिस्ट्री और हम ये देखें कि जितने भी देश जो गुलाम थे उनको आजाद करने में जितने लोगों का हाथ है, वी विल फाइंड आउट कि मैक्सिमम उसमें लॉयर्स थे, मैक्सिमम बैरिस्टर्स थे, इंक्लूडिंग कंट्री लाइक आवर्स इंडिया, राइट। तो उसमें मतलब आप देख लीजिए आसपास की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड कि लॉयर्स का इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये फील्ड ही ऐसी है कि जिसमें आप देश को, समाज को, सोसाइटी को बदल सकते हैं, और ऐसे ही लोगों के नाम आपने शुरू में गिनवाए थे। एग्जैक्टली रजा भाई, जनरली एक मिथ होता है, एक मिसकंसेप्शन होता है कि एक लॉयर या एक एडवोकेट होता कौन है, एक काला कोट पहन के जाने वाला, एक कोर्ट में जाने वाला बंदा सिर्फ एडवोकेट होता है, राइट। कई बार मिथ ये होता है कि उसको कई बार झूठ बोलना पड़ता है। ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन है या मिथ है लॉ से रिलेटेड। लॉ एक बहुत ज्यादा वर्सेटाइल फील्ड है। जस्ट टू ऐड ये सब शॉकिंग फैक्ट्स डाले थे, इतनी वर्सेटिलिटी आपको लॉ के फील्ड में दिखेगी शायद ही कोई और फील्ड में आपको नजर आए रजा भाई, राइट। बहुत सारे मिसकंसेप्शन या मिथ्स भी है रजा भाई, राइट। जैसे कि बहुत सी कॉमन सा मिथ बता दूं या मिसकंसेप्शन बता दूं, तो राइटिंग फॉर्म एलएलबी कैसा लिखा जाता है। अगर स्टूडेंट्स कोई ग्रेजुएशन कर लेते हैं अपना लॉ में तो उनको हम कहते हैं एलएलबी, मगर काफी लोगों को हमने देखा है, इनफैक्ट ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स को हमने देखा जो फर्स्ट ईयर एलएलबी में जाने के बाद भी एलएलबी इस तरीके से लिखते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है रजा भाई, एलएलबी कैसे लिखा जाता है, राइट। तो एलएलबी को लिखने का L.L.B ये गलत फॉर्म होता है, L.L.B ये करेक्ट फॉर्म है एलएलबी का। तो आप सोच सकते हो कि ये जो स्लाइड्स बनाने की कोशिश की गई है, तो राइट फ्रॉम एलएलबी क्या होता है और एलएलबी को कैसे लिखना है, वहां से टीम उम्मीद इंशाल्लाह आप सबको प्रेजेंट करने वाली है, राइट। तो एलएलबी लिखने का सही फॉर्म ये होता है L.L.B। ये LL.B है क्या ये? राइट, ये LLB ये एक्चुअली फुल फॉर्म है, जिससे रिलेटेड भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है रजा भाई। जैसे कि मैं आपको बताऊं, LLB स्टैंड्स फॉर, अगर आप जनरल क्राउड में जाके पूछोगे तो ज्यादातर मैक्सिमम क्राउड आपको मिलेगा जो कहेगा लेजिस्लेटिव लॉ LL के लिए स्टैंड होता है, या कुछ लोग कहेंगे बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, राइट। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कई लोगों के अंदर। एलएलबी का फुल फॉर्म ना लेजिस्लेटिव लॉ होता है ना बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ होता है, ये गलत है, राइट। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन होते हैं काफी लोगों के बीच में। एलएलबी क्या है, एलएलबी नथिंग बट लेजिस्लेटिव लॉ या बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ बना देते हैं कुछ लोग। एक्चुअली एलएलबी जो है ये एक लैटिन शब्द है जिसका एक्चुअल मीनिंग था लेक्स लेगम बैचलरस। ये एक लैटिन वर्ड है जिससे एलएलबी फॉर्म हुआ था। जैसे कि आपको रजा भाई पता होगा कि काफी इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो लैटिन, जर्मन और काफी अरबिक के वर्ड्स से इंग्लिश फॉर्म की गई है। तो एलएलबी जब फॉर्म किया गया था इंग्लिश में तो वो लैटिन वर्ड से उठाया गया था और उसका फुल फॉर्म था लेक्स लेगम बैचलरस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एलएलबी। अब वो आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट अगर कर देते हैं हम लोग तो बैचलर ऑफ लॉज हो जाता है। अब कई लोगों को ये डाउट हो जाता है LLM लेक्स लेगम बैचलर्स की जगह पे बैचलर्स ऑफ लॉ कैसे हो गया। तो उसके रिलेटेड भी अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो एक मिसकंसेप्शन हट जाएगा काफी लोगों का, फिर हम लोग LLB से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हैं। तो लैटिन में जनरली जो भी एब्रीविएशंस होते हैं वो एब्रीविएशंस को जब फुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो वो अल्फाबेट्स को रिपीट किया जाता है। जैसे कि प्रिंटर है उसका शॉर्ट फॉर्म P लिखा गया है तो लैटिन में उसको PP कहा जाता है इंस्टेड ऑफ ओनली P, राइट। तो लॉ को प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए लैटिन में LL करके डिनोट किया गया था। LL उस पर्सपेक्टिव से बैचलर्स ऑफ लॉज बन गया इंस्टेड ऑफ लॉ, क्योंकि प्लूरल फॉर्म बनाना था तो लॉज हो गया। बैचलर्स ऑफ लॉ ये एक्चुअल फुल फॉर्म होता है LLB का। तो अगर कोई पर्सन कोई डिग्री भी देखता है LLB की तो उस पर लिखा होता है बैचलर्स ऑफ लॉ, लॉज, राइट। माशाल्लाह, आई थिंक ये बहुत बड़ा शुरुआत में ही आपने बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर किया है लोगों का कि एलएलबी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल न्यू दैट एलएलबी स्टैंड्स फॉर लेक्स लेगम बैचलरस व्हिच इज अ लैटिन वर्ड।
So Alhamdulillah, what wonderful start. Looking forward. I am personally excited to go ahead with this presentation now. राइट सो हम लोग बैकग्राउंड ऑफ लॉ से स्टार्ट करते हैं एज अ करियर। तो सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था 1987। एक्चुअली बिफोर 1987 एलएलबी जो है वो ग्रेजुएशन माना जाता था, इट वाज ऑफ 3 इयर्स, जो स्टिल माना जाता है। मगर एक दिक्कत ये थी रजा भाई कि 1987 के पहले मान लीजिए कोई स्कूलिंग में या 10th में या 12th में डिसाइड कर लेता है कि मुझे एडवोकेट बनना है या मुझे जज बनना है, अगर उसका एक एम बन चुका है या उसका गोल बन चुका है कि मुझे लॉ के फील्ड में परस्यू करना है अपना करियर, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि और 12th के बाद और कोई ग्रेजुएशन करे और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एलएलबी 3 इयर्स का करे। तो ऐसे होता था कि 12th के बाद स्टूडेंट्स बीकॉम कर लेते थे, राइट, या मैनेजमेंट स्टडीज कर लेते थे, या बीसीए, बीसीएस या बीएससी कर लेते थे, बीए कर लेते थे बहुत कॉमनली, और उसके बाद 3 इयर्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनका एलएलबी में एलिजिबिलिटी आता था और वो एलएलबी कर पाते थे ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स। उस टाइम पर 1987 में, इनफैक्ट 1986 ऑनवर्ड्स ही बहुत ज्यादा एक डिस्कशन चला पूरे नेशन वाइड कि क्यों ना लॉ का एक स्पेसिफिक करियर बनाया जाए, कि अगर किसी को लॉ को जाना है तो ग्रेजुएशन कोई और फील्ड में करेगा, कंप्यूटर्स में करेगा, अकाउंटिंग्स में करेगा, या साइंस की फील्ड में करेगा, और उसके बाद एलएलबी करेगा 3 इयर्स, जबकि उसका प्री डिसाइडेड था कि मुझे लॉ के फील्ड में करियर बनाना है। तो क्यों ना ऐसा कोई कोर्स लॉन्च किया जाए जो एक कैंडिडेट जो 12th के बाद प्री डिटरमाइंड है कि मुझे 12th के बाद लॉ की फील्ड ही करना है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया इन द ईयर 1987 ऑनवर्ड्स, जिसको कहा गया एलएलबी ऑफ 5 इयर्स, जिसका नाम दिए गए अलग अलग तरीके से। हमारे पास स्टेट में, इनफैक्ट इंडिया में भी स्टिल अलग अलग नाम से चलते हैं। 5 इयर्स का ये एलएलबी का कोर्स होता है जो स्टूडेंट्स प्री डिटरमाइंड है, पहले से गोल फिक्स है कि लॉ की फील्ड में करियर बनाना है, उनके लिए ये 5 इयर्स का कोर्स होता है। राइट फ्रॉम 12th के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके नाम होते हैं बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएसएल एलएलबी, बीबीए एलएलबी या बीएलएस एलएलबी, जो कि अपने मुंबई में रिजवी कॉलेज में भी अवेलेबल है। आप महाराष्ट्र के कई पार्ट्स में जाओगे तो आपको बीएसएल एलएलबी अवेलेबल मिलेगा। तो ऐसे कोई क्राउड या ऐसा कोई स्टूडेंट जो प्री डिटरमाइंड है मुझे लॉ के फील्ड में ही करियर बनाना है, तो उसको और कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एलएलबी करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली 12th के बाद एक 5 इयर्स का एलएलबी का कोर्स होता है, जिसके नाम आपकी स्क्रीन के सामने है, वो डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बेनिफिट हो जाते हैं, 2 बेनिफिट है इसमें मेनली रजा भाई बताना चाहूंगा। एक बेनिफिट तो ये कि अगर आप गौर कर रहे हो तो आप अपना 1 साल बचा रहे हो। अगर कोई स्टूडेंट 12th के बाद बीकॉम करता है 3 इयर्स और उसके बाद एलएलबी करता है 3 इयर्स, दैट मीन्स 12th के बाद उसको 6 इयर्स लगेंगे अपना एलएलबी कंप्लीट करने के लिए। जबकि अगर वो 12th में ही प्री डिटरमाइंड है तो वो डायरेक्टली 12th के बाद एलएलबी कर सकता है 5 इयर्स के लिए, और 5 इयर्स में उसका एलएलबी कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स वो 1 साल बचा रहा है। एक चीज, सेकंड बेनिफिट कि उसको थरो लॉ का ही नॉलेज मिल रहा है 5 इयर्स में, ना कि बीए, बीकॉम, बीएसएल का साइंस का नॉलेज लेके वो एलएलबी ले रहा है। उसको थ्रू 5 इयर्स लॉ का कंप्लीट नॉलेज मिल रहा है, तो एक एडेड एडवांटेज भी हो जाता है, 1 ईयर सेव भी हो जाता है और एक एडेड एडवांटेज भी हो जाता है। मगर स्टिल ऐसे कुछ पर्सन है जो ग्रेजुएशन के बाद जाने के बाद रियलाइज होता है कि नहीं यार, मुझे लॉ के फील्ड में इंटरेस्ट है, या मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट्स या मेरे एट्रीब्यूट्स पर्सनैलिटी के ऐसे हैं जो लॉ को सुइटेबल है और मुझे लॉ करना चाहिए, और फिर वो डिसाइड करते हैं, देन टू उनके पास स्टिल ऑप्शन है कि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 3 इयर्स का एलएलबी कर सकते हैं। Right? मेरा एक सवाल मिथ से रिलेटेड था। नाउ दैट यू कम टू बैकग्राउंड, मैं एक चीज, बहुत सारा एक कॉमन मिथ है, कॉमन परसेप्शन लोगों में ऐसा है भाई कि लॉयर और एडवोकेट, दीज टू आर सिनोनिम्स। राइट। लोगों को ऐसा लगता है कि लॉयर है तो एडवोकेट होगा या एडवोकेट है तो लॉयर होगा। राइट। ये मैं चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा लोगों को बताएं कि एडवोकेट और लॉयर ये सेम है या अलग अलग है। ओके, श्योर। अगर कोई पर्सन अपना एलएलबी कंप्लीट कर देता है, दैट मींस उसको लॉ का नॉलेज आ चुका है, ही इज कॉल्ड एज अ लॉयर। राइट। वो एडवोकेट नहीं कहलाएगा जब तक वो एक एग्जाम होती है, जिसको एक एग्जाम इंडिया में लिया जाता है, बार काउंसिल करके एक बॉडी बनाई गई थ्रू इंडिया। तो बार काउंसिल एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं जिसका नाम होता है AIBE, जो ओपन बुक एग्जाम होती है रजा भाई। वो ओपन बुक एग्जाम इसलिए रखी गई है क्योंकि एक लॉयर लॉ का नॉलेज होने के बाद भी जब कोर्ट में प्रैक्टिकली
अपना पॉइंट ऑफ व्यू Present बताने करता है। जाएगा, उस टाइम पर भी वो अपने बुक्स लेके जा सकता है, अपने नोट्स लेके जा राइट। सकता है, राइट? इसीलिए वो बुक्स ओपन बुक एग्जाम रखी नहीं, ये गई, ओपन बुक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि ओपन बुक राइट? क्या होता है, तो आप बताइए राइट, ओपन ओपन बुक बुक क्या होता एग्जाम उसको कहते हैं कि एक ऐसे टाइप की एग्जाम होती है रजा भाई, जिसमें स्टूडेंट्स जब एग्जाम का फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा होता है ओपन बुक एग्जाम, यानी ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन जब वो एग्जाम देने जाएंगे उस समय भी वो बुक्स कैरी कर सकते है, हैं, बुक लेकर और जा उसके सकते लिए हैं। कोई लिमिट नहीं होता है, आप कितने भी बुक्स कैरी कर सकते हो अपने साथ। मैंने तो हम्म। अपने एआईबी के एग्जाम्स के टाइम पर ये भी देखा था कि एक स्टूडेंट ने अपने 20 बुक्स का एक सेट लेके आया था एआईबी की एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। तो ओपन बुक एग्जाम होती है, यानी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बुक्स में ढूंढ के भी आप लिख सकते हो, मगर हाँ उसमें टाइम लिमिट बहुत ज्यादा होता है, क्रूशियल पार्ट रोल प्ले करता है। तो ओपन बुक्स हम्म। होती तो है जिसमें आप बुक्स को रेफर करके अपने एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? और ये राइट। एग्जाम अटेम्प्ट होने के बाद अगर आपको पास आ जाता है उसके बाद आपको एडवोकेट का खिताब मिलता है। अब देखिए एक चीज तो ये होगी कि लॉयर, लॉ की डिग्री मिलने के बाद, एलएलबी कंप्लीट करने के बाद लॉयर तो हो जाता है, मगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, एआईबी की एग्जाम देने के बाद उसको एडवोकेट का खिताब एडवोकेट मिलता है, एक चीज। सेकंड डिफरेंस रजा भाई आपके क्वेश्चन का ये होता है कि एक पर्सन जब वो लॉयर था और वो फिर एडवोकेट बन चुका है, तो डिफरेंस क्या होता है लॉयर एंड एडवोकेट में, ये भी बहुत ज्यादा एक मिसकंसेप्शन होता है। मैं भी उसी तो पे आ रहा था। राइट, एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है रजा भाई वो ये होता है कि एडवोकेट उसको कहा जाता है जो कोर्ट में ना सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू मगर दूसरे क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी जज के सामने रख सके, यानी एक ऐसा पर्सन अच्छा। जो दूसरे के ऑन बिहाफ ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला जो पर्सन होता है उसको कहा जाता है एडवोकेट, एडवोकेट। हम्म। राइट? जबकि लॉयर सिर्फ लॉ के नॉलेज वाला पर्सन है कि आपने डिग्री कंप्लीट की, आपको लॉ का तो ये नॉलेज आ लॉयर चुका है, केस नहीं लड़ सकता, लॉयर केस राइट? नहीं लड़ लॉयर सकता। केस नहीं लड़ सकता जब तक वो बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर ना कर दे और वो अपने आप को एनरोल नहीं करवा दे, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो ये लॉयर की डिग्री है, एलएलबी करने के बाद मैं लॉयर बन गया, तो राइट? मैं क्या काम कर सकता हूँ? राइट, लॉयर करने के बाद अगर आप एडवोकेट का एआईबी का एनरोलमेंट कर देते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन हम्म। नंबर मिलता है, जैसे कि सेम लाइक एमबीबीएस डॉक्टर को एक रजिस्ट्रेशन मिलता है डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ हम्म। से, राइट? उनकी मेन बॉडी की तरफ से। वैसे राइट। सीए स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो सीए कंप्लीट कर देते हैं तो आईसीएआई जो हम्म। उनकी मेन बॉडी है बॉडी वहां से होती है। उनको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है। सेम उसी प्रकार अगर जो स्टूडेंट्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दे देते हैं, पास हो जाते हैं, उनको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है जिनको हम बोलते हैं एडवोकेट का मेंबरशिप नंबर। वो मेंबरशिप हम्म। नंबर मिलने के बाद ही आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट में पुट अप कर सकते हैं, उससे पहले मैं एफिडेविट वगैरह बनवा सकता हूँ एज अ लॉयर, आई हैव द राइट? अथॉरिटी टू डू दैट। राइट, वो बेसिक रहेगा, मगर आप एग्रीमेंट ये कोर्ट वो में अपियर वगैरह। नहीं कर सकते ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन अनटिल एंड अनलेस गॉड। आप जब तक एडवोकेट नहीं हो जाते। बट आई थिंक ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है कि मैंने जी एलएलबी किया तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक मिसकंसेप्शन आज क्लियर हुआ कि लॉयर और एडवोकेट ये दो अलग अलग होते हैं, और एडवोकेट इज स्लाइटली ऑन अ हायर लेवल देन अ लॉयर। एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज गो अहेड भाई प्लीज। जी जी। So legal profession has today become one of the fastest growing professions. लोगों को थोड़ा शॉकिंग लगेगा, मैं स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो आज के टाइम पीरियड पर देखते हो तो लीगल प्रोफेशन इज वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन तो माना ही जाता है, उसके साथ साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशन थ्रूआउट द वर्ल्ड इसको माना जा रहा है, क्योंकि कई अगर आप देखते हो कई पर्सनैलिटीज जिनके नाम आपको पता होंगे वो कहीं ना कहीं लॉ स्टडीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा, या फिर उन्होंने एलएलबी कंप्लीट किया होता है, या फिर वो लॉ का एटलीस्ट नॉलेज तो लेते हैं। इसलिए कहा जाता है लॉ ऑफ लैंड का आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो हर एक पर्सन को, चाहे वो एलएलबी ना भी करे, तो बेसिक लॉ ऑफ लैंड के नॉलेज तो हर एक पर्सन को होना ही चाहिए, राइट? तो बिसाइड बीइंग रिक्रिएटिव इट इज एन एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग करियर। लॉ है ना, एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग करियर होता है रजा भाई। उसका रीजन क्या होता है कि आपको कोर्ट में जाना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को बताना है, राइट? कई बार कुछ गलत नाम किसी पर्सन के ऊपर आ जाता है, उसको क्लियर करवाना है, तो ये बहुत नोबल राइट। प्रोफेशन माना जाता है और बहुत एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग प्रोफेशन होता है, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको नए नए केसेस हैंडल करने के लिए आएंगे, नए नए पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे। जो पर्सन को अपने लाइफ में डाउट होता है या प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आने वाले आप पर्सन बन जाते हो। एक बहुत बेस्ट टाइप एडवेंचरस टाइप होता है लॉ।
एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, कंट्री में कितनी खुशी है, लोग उस कंट्री से कितने सहमत है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका जस्टिस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। एग्जैक्टली, अगर उस देश में, अगर उस जमीन पर लोगों को इंसाफ मिलता है, तो इसका मतलब है कि वो, वहां के लोग खुश है, वहां के लोग उस जमीन से बहुत खुश है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये जस्टिस दिलाने का काम, इंसाफ दिलाने का काम जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो लॉयर्स, वो एडवोकेट्स करते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स द जॉब, द प्रोफेशन वेरी वेरी नोबल, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली राइट। अच्छा भाई, अब फिर हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि हमने लॉ से रिलेटेड बेसिक चीजें तो देख ली, मगर लॉ में एंट्री कैसे करना है। अब ऐसे भी कुछ क्राउड रहेगा राइट, जो अपने देख रहे हैं रजा भाई, या आपको अपने को कई टाइम से क्वेश्चंस आ रहे थे कि एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आप कुछ चीज बताइए, लॉ के राइट। फील्ड में एंटर कैसे होना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम उम्मीद उसी के आंसर्स के साथ आपके सामने रेडी है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होता है एक ऐसे 12th कैंडिडेट के लिए जो अपना फर्दर स्टडीज लॉ में कंप्लीट करना चाहता है, लॉ परस्यू करना चाहता है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन होता है कि वो नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ये वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेजेस इन इंडिया माने जाते हैं, जहाँ पे आप अपना एलएलबी कंप्लीट कर सकते हो, राइट। टॉप मोस्ट कॉलेज बोल सकते हैं, जैसे आपने एमबीए में सुना होगा आईआईएम्स होता है, उसी प्रकार सेम लॉ के फील्ड में नेशनल लॉ कॉलेजेस होते हैं। दिस आर द प्रीमियम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से स्टूडेंट्स ड्रीम करते हैं अपना एलएलबी कंप्लीट करना। देयर आर 22 नेशनल लॉ कॉलेजेस, और उनमें एडमिशन लेने का जो ऑप्शन होता है रजा भाई, वो होता है क्लैट एग्जाम, जिसका फुल फॉर्म होता है जी, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एग्जाम, राइट। ये राइट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट लिया जाता है। ऐसे कैंडिडेट जो नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कंपलसरी होता है कि क्लैट के कट ऑफ्स को वो क्रैक कर पाए। इसके बेसिक अगर एग्जामिनेशन का पैटर्न बता दे, तो इसमें 150 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं विथ नेगेटिव मार्किंग। विथ नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने गलत आंसर टिक किया है। दिस आर पेपर पेन बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होती है जनरली। बाकी सभी एग्जाम्स आजकल ऑनलाइन कंप्यूटर ऑनलाइन बेस्ड होती है, एग्जाम्स हो गई है, सीबीटी एग्जाम्स राइट, हो गई है, मगर ये पेपर पेन बेस्ड रखा जाता है नेशनल लॉ कॉलेज की तरफ से, जिसमें एग्जाम में 5 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको हम क्यूए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके होता है। तो ये 5 सेक्शंस होते हैं रजा भाई, जिसके थ्रू एक कैंडिडेट क्लैट एग्जाम क्रैक कर पाता है, जिसमें 150 क्वेश्चन फॉर 120 मिनट्स आते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ये क्लैट का अटेम्प्ट करता है एग्जाम और कट ऑफ्स में आ जाता है नेशनल लॉ कॉलेजेस के, तो वो एज पर कट ऑफ 22 नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो दूसरे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर ये एडमिशन आपको मिल सकता है, राइट। राइट, एग्जैक्टली राइट। तो ये तो नेशनल लॉ कॉलेजेस की बात की मैंने। वैसे स्टेट यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, वहां पर भी लॉ कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जो काफी स्टेट्स अपने स्टेट्स के लेवल पर लेते हैं। ये राइट, नेशनल लेवल एग्जाम होती है। वैसे स्टेट लेवल की स्टेट यूनिवर्सिटीज की खुद की एग्जाम होती है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी है, जैसे रजा भाई ने अभी बताया, प्राइवेट कॉलेज अपनी खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं। जैसे कि मैं आपको राइट, एग्जांपल बताऊं, महाराष्ट्र लॉ सीईटी, ये बहुत फेमस सीईटी एग्जाम होती है स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल्स में वैसे तो राइट। बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स की सीईटी एग्जाम होती है, मैं स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा इंडिया का जो क्राउड होता है वो महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से अपना एलएलबी कंप्लीट करना चाहता है। तो इस पर्सपेक्टिव से महाराष्ट्र के एलएलबी के एग्जाम ली जाती है। ये डीटीई करके एक बॉडी बनाई गई है, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ये 2 टाइप के एग्जाम्स लेते हैं, ये भी 5 इयर्स वाली सीईटी अलग लेते हैं और 3 इयर्स वाली सीईटी अलग लेते हैं, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है तो वो 3 इयर्स वाली सीईटी वाली एग्जाम देगा, और अगर ऐसा स्टूडेंट है जो 12th के बेस पे अपना करियर लॉ में बनाना चाहता है, तो वो 5 इयर्स वाला एलएलबी वाला सीईटी की एग्जाम देगा। और तो इसका फ्लैट सीलैट जो एग्जामिनेशन है अपना, क्लैट एग्जामिनेशन, उसमें भी सेम क्राइटेरिया, राइट। 5 इयर्स की एग्जाम अलग होती है और 3 इयर्स की एग्जाम अलग होती है, राइट राइट। वहां पर भी एक रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया गया रजा भाई इसमें। जी, किसी ने सवाल पूछा है कि ये जो एग्जाम है ये कब होती है या क्या होती है। राइट, मैं वो भी बता देता हूँ। जस्ट इसी स्लाइड के बाद वही स्लाइड पर हम लोग आने वाले हैं। तो महाराष्ट्र सीईटी, जिसमें बहुत ज्यादा कॉलेजेस है, इसके स्पेसिफिकली मैं एग्जाम महाराष्ट्र सीईटी को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज तो ये कि कंपेरेटिवली ये नेशनल लॉ कॉलेज की जो क्लैट एग्जाम होती है उससे कंपेरेटिव इजी होती
ये एक चीज। सेकेंड चीज कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज के करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसको हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी कहते हैं, जिसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स होता है। मगर ये मैं आपको बता दूं, ये 5 इयर्स की सीईटी वाली की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स 12th में है और अपना एलएलबी 5 इयर्स का कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए ये महाराष्ट्र एलएलबी 5 इयर्स वाली सीईटी। सिमिलर सीईटी लेता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट 3 इयर्स वाला सीईटी। स्लाइट वेरिएशंस है सेक्शंस में, अगर आप देखोगे तो जहां पर लीगल एप्टीट्यूड वहां पर 40 क्वेश्चंस के लिए था, यहाँ 30 क्वेश्चंस के लिए है। जनरल नॉलेज वहां पर 30 क्वेश्चन के लिए था, यहाँ 40 क्वेश्चन के लिए है। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन के लिए आता है। इंग्लिश 50 क्वेश्चन के लिए आता है, जबकि वहां पर अगर आप देख रहे थे क्वांटिटी एप्टीट्यूड अलग से सेक्शन था, यहाँ पर वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं रखा गया नहीं है। तो यहाँ पर इंग्लिश 50 क्वेश्चन के लिए रखा गया, मगर मार्क्स टोटल सेम रहेंगे 150 क्वेश्चन फॉर 150 मिनट्स। ये जो महाराष्ट्र एलएलबी 3 इयर्स वाला सीईटी होता है, ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और एल्स वो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो भी कैंडिडेट ये एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। मुझे अगर ग्रेजुएशन में केटी है, मतलब मैंने केटी से क्लियर किया हुआ है, या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया, सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ? जी हाँ, जरूर दे सकते हो। सीईटी एग्जाम के लिए एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ग्रेजुएशन आपका, परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। राइट, परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, बेसिक 50% क्राइटेरिया होता है अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इफ यू आर जनरल ओपन कैटेगरी स्टूडेंट तो उनके लिए 50% क्राइटेरिया, और 45% होता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो। और अगर मुझे 50% नहीं मिले ग्रेजुएशन में तो राइट, तो ये ऑप्शन जो महाराष्ट्र है वो एलिजिबल नहीं होते। हाँ, उसमें भी बहुत सारे डिसेबल सर्टिफिकेट है अगर, तो उनके लिए एक्स्ट्रा एग्जाम्पशंस होते हैं। और एल्स आजकल ईडब्ल्यूएस आ चुका है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरियाज बनाए गए। तो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होता है, बेस्ड ऑन दैट आपको 50% क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। मैं जो 50% बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये एक ओपन जनरल कैंडिडेट के लिए होता है। बट ओवर एंड अबव मोटा मोटा अगर हम बोलें कि अगर आपको 50% से कम है तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू लॉ आर वेरी लेस। राइट, अगर आप ओपन कैटेगरी को, राइट, ऑप्शंस काफी डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में ही एलिजिबल नहीं रहते हैं। राइट, और एंट्रेंस एग्जाम के बगैर एडमिशन नहीं मिलेगा लॉ में, इफ यू नॉट गिवन एडमिशन। हाँ, आज के कंपल्सरी हो गया, जैसे आज इंजीनियरिंग में है वैसे ही। राइट, 2 साल पहले तक ऑप्शन था रजा भाई कि सीईटी एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहा था महाराष्ट्र, डायरेक्टली एडमिशंस हो रहे थे। राइट, वहां पर कुछ कॉलेज है जो जहां पर सीट्स फुल नहीं हो रहे थे, वहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा था। मगर फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स ये ऑप्शन हट गया है कि सीईटी जिसने कैंडिडेट ने नहीं दिया है वो डायरेक्ट एलएलबी के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम इसलिए नाम दिया गया कि इफ यू वांट टू एंटर इनटू लॉ डिग्री, आपको एंट्रेंस एग्जाम सीईटी वाला महाराष्ट्र में क्रैक करना कंपलसरी है। और जिस तरह से महाराष्ट्र अपनी खुद की स्टेट ओन सीईटी लेता है, उसी तरह दूसरे स्टेट्स भी लेते होंगे। कर्नाटका है, गुजरात का अलग होता है, आंध्र प्रदेश का अलग होता है, उत्तर प्रदेश का अलग होता है। स्टेट लेवल्स के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर एलएलबी होता है, वो खुद की एक अलग से सीईटी एग्जाम लेते हैं। राइट, ये स्टेट वाइज एग्जाम रहती है। और जबकि हमने क्लैट का देखा था, वो दैट इज नेशनल लेवल एग्जाम, वो इंडिया में एक एग्जाम। वंडरफुल, प्लीज गो अहेड। राइट, तो ये जो था डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जस्ट रजा भाई हमको एक क्वेश्चन आया था कि एग्जाम्स होती कब है। राइट, तो जो महाराष्ट्र वाले एलएलबी की सीईटी की एग्जाम्स होती है, ये जनरली होती है जुलाई या कुछ साल में अगस्त में भी हुई है। मगर ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशंस ये ऑप्शंस को इस साल डिले कर दिया गया है। डिले कर दिया गया इन द सेंस स्टिल अभी एग्जाम्स के फॉर्म्स अवेलेबल है। राइट, आप डीटीई सीईटी एलएलबी गूगल पर डालोगे तो आपको डीटीई की साइट खुलेगी जिसमें सीईटी सेल ऑप्शन होता है। वहां पर अगर आप जाके देखते हो तो ये सीईटी का ऑप्शन स्टिल इस साल में सिर्फ अवेलेबल होता है। जनरली इसके फॉर्म्स पहले ही चले जाते हैं क्योंकि इसके एग्जाम से जुलाई अगस्त में होते हैं। तो अराउंड मई एंड या जून फर्स्ट वीक तक या जुलाई जून एंड तक इसके फॉर्म्स चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जिसने फॉर्म भरा है वही सीईटी अपीयर कर सकता है। मगर हमारे ऑडियंस अगर कोई अभी देख रहा है जो अपने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या 12th में है और वो अपने एलएलबी कंप्लीट करना चाहते हैं महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म जल्दी से आज ही भर दें क्योंकि स्टिल आपके पास डेट्स अवेलेबल है। हार्डली आपके पास जी
if I'm not wrong, 29th of July was the last date for 3 years LLB. 5 years LLB का पता नहीं क्योंकि but 3 years LLB हो गई और क्लैट के एग्जाम जो 5 years वाली थी वो 23rd of July को हो गई। राइट राइट, ये 29 जुलाई था, राइट रजा भाई। बट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो ये खुशनसीबी होगी अपनी कि अगर स्टिल कोई पर्सन सीईटी एग्जाम देना चाहता है, क्योंकि डीटी जो मैं आपको बॉडी बता रहा था उसके मेंबर पैनल में भी मैं राइट, उसके मेंबरशिप पैनल्स में अपने कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे थे, तो डिले का एक ऑप्शन होता है तो लेट फीस के साथ, राइट, वो पे करने का ऑप्शन जनरली वेबसाइट्स पर नहीं दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि 2 दिन आपके पास स्टिल अवेलेबल है, अगर आप में से कोई सीईटी का फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो डू कॉन्टैक्ट मी टुडे इटसेल्फ, अपने पास वो ऑप्शन अवेलेबल करेगा विद लेट फीस। राइट राइट, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस से एक बार बता देते हैं कि वेबसाइट पर फॉर्म्स क्लोज हो चुके होंगे क्योंकि जो हमने देखा था 29th of July was the last date। तो अगर क्लोज हो चुके हैं एंड इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड यू कैन contact us, you can contact Dr. Advocate Yamin Thara, inshallah ta'ala, with his help you will be able to get admission or should attempt to qualify for LLB Maharashtra LLB CET exam even now। तो अगर आप देख रहे हैं and if you're really interested, put us your comments or messages, inshallah ta'ala we'll try to help। Before we go ahead, there are quick questions। One is CET में negative marking होती है क्या? Okay sure। तो इसी के ऊपर आते हैं हम डायरेक्टली। तो नेगेटिव मार्किंग सीईटी एग्जाम में नहीं होती है, वहां पर स्क्रीन पर अगर आप देख सकते हो देयर आर नो सच नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस, यानी अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर भी लिया है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हाँ, मगर क्लैट एग्जाम में जरूर नेगेटिव मार्किंग होती है। सीईटी एग्जाम में कंपैरेटिवली, इसीलिए मैं बता रहा था कि कंपैरेटिवली क्लैट से सीईटी एग्जाम इसीलिए आसान होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। बट इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट होता है, यानी आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, जबकि क्लैट पेपर पेंसिल टेस्ट रखा गया था। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 2 hours। 2 hours में आपको 150 क्वेश्चन मैक्सिमम दिए जाते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और एज पर कट ऑफ टोटल 150 प्लस कॉलेजेस है महाराष्ट्र में रजा भाई जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो देख सकते हो कि क्लैट में 22 कॉलेजेस हैं, बट दे ऑल आर प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। और महाराष्ट्र में 150 प्लस कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र के एलएलबी के सीईटी के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हो जाता है। तो इन केस अगर अपने स्कोर्स में थोड़ा वेरिएशन आ जाते हैं और क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी एज ऑफ नाउ प्रिपेयर नहीं किया होगा प्रॉपर्ली, तो सीईटी में स्कोर कम भी आता है, देन टू स्टिल आपके पास ऑप्शन होता है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में, 150 प्लस कॉलेजेस होते हैं, मगर इसमें भी जो टॉप मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है उनके कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं। राइट, ओके। तो अदर एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो रजा भाई ने क्वेश्चन पूछा था प्राइवेट भी होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा था जी हाँ, प्राइवेट भी एग्जाम्स होते हैं। तो सिम्बोसिस एक लॉ एडमिशन टेस्ट लेते हैं, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है इंडिया में, एमबीए के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूट माना जाता है, वैसे लॉ के लिए भी बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। वैसे आईबीएस करके कॉलेज है हैदराबाद में, वहां पर भी एलएलबी के एग्जाम्स के अलग से एग्जाम्स होती है। सिम्बोसिस जो एग्जाम लेते हैं ये दिस ऑल आर प्राइवेट कॉलेजेस, सिम्बोसिस हो या आईबीएस हो, ये अपनी खुद की एग्जाम ले रहा है सिम्बोसिस, जिसका नाम है स्लैट SLAT, जहां पर इनके सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट है, पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर। सिर्फ यहीं पर आपको एडमिशन ले सकते हैं। सिम्बोसिस के ये 4 लॉ कॉलेजेस है, ये खुद के एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं। वैसे कई इंडिया में दूसरे भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें से कुछ बहुत रिनाउंड कॉलेजेस है जहां से आप अपना एलएलबी परस्यू कर सकते हो, और बट वो खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। और एल्स कुछ जगहों पर ये भी क्राइटेरिया रखा गया कि एंट्रेंस के अलावा आपको डायरेक्टली इंटरव्यू बेस्ड रहेगा, और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको एडमिशन हो जाता है। ग्रेट। कुछ सवाल आ रहे हैं यामिन सर, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको लूं। बहुत सारे मुझसे पूछ रहे हैं कि हाउ टू कांटेक्ट यामिन सर, तो वो जो है इसका जवाब हम टुवर्ड्स द एंड देंगे, ताकि आप सेशन में हमारे साथ रहे टुवर्ड्स द एंड। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि मैं कोई और डिग्री के साथ लॉ परस्यू साइमल्टेनियसली कर सकता हूँ क्या? सो आई एम डूइंग सम अदर डिग्री। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सैयद अयान उनका नाम है, उन्होंने पूछा है कि मैं एमबीबीएस के साथ पैरेलली कर सकता हूँ क्या लॉ? कैन आई डू एनी अदर डिग्री एंड पैरेलली डू लॉ? देखिए, एक प्रोविजन रखा गया है, बट वो प्रोविजन कैसे, उसको मैं थोड़ा सा एक इलैबोरेट कर दूं प्रॉपर्ली, कि अगर आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में फुल टाइम कोई डिग्री एनरोल कर चुके हो,
तो आप सेकंड Right. फुल टाइम डिग्री एनरोल नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। राइट। ये एक ऑप्शन अपने पास से कट जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में या कोई कॉलेज में हो और वो कॉलेज ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से अटैच है, तो यूनिवर्सिटी में ही आपका एनरोलमेंट माना जाएगा और आप दूसरे कोई Right. फुल टाइम स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। इनफैक्ट आप जो यूनिवर्सिटी में कर रहे हो वहां पर भी एडमिशन नहीं ले सकते और दूसरे कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। उसका रीजन ये है कि एक पर्सन दो फुल टाइम डिग्रीज नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये फुल टाइम डिग्री होते हैं, ये पार्ट टाइम नहीं होता है। जैसे एमबीए होता है, एक ऑप्शन होता है पार्ट टाइम एमबीए कर लिया हमने, राइट। अगर पार्ट टाइम एमबीए या पार्ट टाइम कोई डिग्री कर रहे हैं तो आप फुल टाइम कोई भी कोर्स कर सकते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में एनरोल करके। मगर आप फुल टाइम कोई कोर्स कर रहे हो, भले ही फुल डे कॉलेज नहीं होता है कोई भी, मगर फुल टाइम डिग्री कंसिडर करता है। फुल टाइम एक कैंडिडेट अगर एडमिशन कोई कॉलेज में ले चुका है किसी भी ग्रेजुएशन के लिए, तो वो कोई भी दूसरे ग्रेजुएशन के लिए फुल टाइम एनरोल नहीं कर सकता। बट अगर आपका क्वेश्चन इस चीज के लिए है कि हम कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, जो कि आजकल रजा भाई बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर कोई कैंडिडेट अपने पास सीए या सीएस या सीएमए कर रहा है, जिसका हमने एक सेशन भी लिया था लास्ट टाइम, कॉमर्स के टॉप मोस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से होते हैं, उसके हमने अल्हम्दुलिल्लाह टीम उम्मीद ने एक बहुत अच्छा सेशन लिया था। तो अगर आप वो भी देख सकते हो, प्रोफेशनल करना चाहते हो प्रोफेशनल कोर्सेज, तब भी आप वो यूट्यूब पे जाकर टीम उम्मीद के वो वीडियोस देख सकते हो। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो कॉमर्स की फील्ड का, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया या सीएमए हो गया, तो जी हाँ, आप जरूर फुल टाइम डिग्री कोई भी फुल टाइम कॉलेज में ले सकते हो, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं है। इसमें एक और सवाल ये आता है कि लॉ सिर्फ फुल टाइम कर सकते हैं, इज इट नॉट अवेलेबल पार्ट टाइम? नहीं, ऑप्शंस अवेलेबल एज सच कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं रजा भाई जिसको पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट नहीं रखा जाता है, राइट। हाँ, इसके लिए ऑप्शन प्राइवेट कॉलेजेस जरूर रखा गया है, राइट। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है। मैं आपको एक चीज ये बता रहा था कि अगर कोई पर्सन स्पेसिफिकली बताओ कि कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट सूटेबल होता है एलएलबी का, राइट, क्योंकि उस सेशन में हमने बताया था सीएस के सेशन में कि एलएलबी आप पैरेलली कर सकते हो। तो मैं एलएलबी के सेशन में भी टच कर दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल करना चाहते हैं अपने कॉमर्स की फील्ड के, सीए, सीएस, सीए में, उनके लिए एलएलबी सबसे बेस्ट सूटेबल कोर्स माना जाता है। फॉर कॉर्पोरेट लॉ अगर आप बनना चाहते हैं तो अगर पैरेलली करें तो बहुत फायदा होगा जी। और अगर इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट कॉलेज में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर फुल टाइम कोर्स इन स्टेट यूनिवर्सिटी। मगर दो स्टेट यूनिवर्सिटी में फुल टाइम डिग्रीज नहीं। तो मैं डिस्टेंस एलएलबी इज नॉट अ इट्स नॉट अ थिंग, देयर कैन नॉट बी अ डिस्टेंस एलएलबी, मुझे फुल टाइम ही एलएलबी करना पड़ेगा, राइट। ऑप्शन वो डिडक्ट हो जाते कई बार। ठीक है, क्विकली मूविंग फॉरवर्ड सर, आई थिंक वी हैव हमने लॉ में तो एडमिशन ले लिया, एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में देख लिया। अब लाइफ इन अ लॉ कॉलेज कैसे चलते हैं, और स्पेसिफिकली मैं बताऊं नेशनल लॉ कॉलेज को प्रीमियम इंस्टीट्यूट क्यों माना जाता है, या महाराष्ट्र में कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो बहुत रिनाउंड और उनके कट ऑफ्स क्यों ऊपर जाते हैं। तो लाइफ इन अ लॉ स्कूल एक्चुअली आप जब लॉ परस्यू कर रहे हो तो उसमें क्या स्पेसिफिक चीजें आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस सिखाते हैं। फर्स्ट इज मूटिंग, राइट। मूटिंग वर्ड अगर आप राइट साइड पे देख सकते हो, जहां पर मेरा एरो है, ये कोर्ट की तरह एक पैनल बनाया गया, ये एज इट इज जैसा कोर्ट होता है सेम वैसे ही एक रूम बनाया जाता है, राइट, जिसको हम मूट कोर्ट कहते हैं। इसी का नाम होता है मूटिंग। इसमें क्या होता है, जज भी बिठाए जाते हैं, एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट में पर्सन्स रहेंगे, वहां पर एक फॉर वाले एक अपने क्लाइंट्स रहेंगे, अगेंस्ट वाले आप डिपेंडेंट रहेगा, और ऑडियंस बैठी रहेगी। एज सच एक्चुअल फीलिंग आएगी स्टूडेंट्स को कि हम केस लड़ रहे हैं कोर्ट में जाके, उसी को कहा जाता है मूटिंग, राइट। इसको हम अप्रेंटिसशिप भी कहते हैं कई बार अपने मैनेजमेंट लैंग्वेज में। तो ऐसे ऑन फील्ड एक्चुअली जहां पर सीखना, उसी को कॉन्सेप्ट लॉ की लैंग्वेज में मूटिंग कहा जाता है, जिसको मूट कोर्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर टॉप मोस्ट कॉलेजेस ये बार बार हर सेमेस्टर में सेशंस मूटिंग के लेते हैं, और इनफैक्ट नेशनल लेवल के मूटिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जहां पर अगर आप कॉलेज को रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने, तो वहां पर आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। और एक्चुअली इसमें पार्टिसिपेशन करने के बाद वो फीलिंग आई कि आप एक्चुअल कोट पहन के आप केस कोर्ट में लड़ रहे हो, उस टाइप की फीलिंग आने को कहा जाता है मूटिंग। सेकंड जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट सिखाते हैं बिसाइड एलएलबी डिग्री और एलएलबी के सब्जेक्ट्स, जो एक्स्ट्रा चीजें लॉ में सिखाई जाती है, दैट इज क्लाइंट काउंसलिंग। क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना, क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे समझना, राइट। क्योंकि क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू जब तक एक एडवोकेट नहीं समझेगा तो वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो क्लाइंट को काउंसलिंग करना, चाहे फीस से रिलेटेड हो, चाहे उसके पॉइंट ऑफ व्यू या उसके जो प्रॉब्लम्स हो वो जान के लेना, उसके लिए क्लाइंट काउंसलिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है लाइफ इन लॉ स्कूल के अंदर।
सेकंड होता है आर्टिकल राइटिंग, लॉ से रिलेटेड कई पेपर प्रेजेंटेशंस होते हैं, आप वो पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिबेटिंग, जहाँ पे फॉर एंड अगेंस्ट आपको एक टॉपिक के ऊपर डिबेट करना होता है, जैसे कि आप थर्ड उसमें देख रहे हो, पिक में देख सकते हो, यहाँ पर डिबेटिंग हो रहा है, एक टॉपिक के ऊपर एक पर्सन फॉर के लिए स्टैंड होता है, एक पर्सन अगेंस्ट के लिए स्टैंड होता है, और दोनों डिबेट करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहीं क्यों सही है और नेक्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों गलत है, वो चीज को प्रूव करने के लिए कहा जाता है डिबेटिंग। नेक्स्ट होता है मीडिएशन, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कई बार क्या होता है कि आपको भी पता होगा, हम लोग को बहुत ज्यादा पता होता है कि एक बार कोर्ट में चले जाओ तो चप्पल घसने तक आपका केस नहीं होता है, ये जनरली एक सेंटेंस एक एडवोकेट बार बार सुनता है। तो कई बार ये नहीं होता है, फास्ट कोर्ट्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। उसके अलावा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम मीडिएशन कहते हैं, वो भी स्पेसिफिकली एडवोकेट्स को सिखाया जाता है कि दोनों पार्टीज को बैठ के कोर्ट में जाने के पहले ही आप बताओ कि आप कोर्ट में मत जाओ, कोर्ट में जाने के बाद आप दोनों पार्टीज को क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, क्यों ना हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही कर दें, जिसके लिए दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। नहीं तो कोर्ट में जाने के बाद हो सकता है कि एक पार्टी जीत जाए और एक पार्टी हार जाए, ये हो सकता है। तो क्लाइंट्स को या प्रोसिक्यूशन और डिपेंडेंट को प्रॉपरली बताना कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करोगे तो एक तो कोर्ट का टाइम भी बचेगा और दोनों के लिए हम विन विन सिचुएशन कर सकते हो, फीस भी बचे। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है लॉ स्कूल में स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स एलएलबी परस्यू कर रहे हैं। वैसे इंटर्नशिप्स होती हैं कुछ कॉलेजेस में, जहाँ पर प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वहां पर आप लॉ के पास, जैसे सीए में होता है ट्रेनिंग, वैसे इंटर्नशिप लॉ में भी होता है। वहां पर जाके एक्चुअल एडवोकेट के साथ बैठ के आप पूरे एक्चुअल इंटर्नशिप उसके अंदर काम करना। राइट। एक सवाल आया मीनवाइल, आप जब तक ट्रांजिशन करें तब तक अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा सवाल आया है, किसी ने पूछा है कि सीलेट करने के बाद में क्रिमिनल लॉ कर सकता हूँ क्या? मैं सिर्फ एक छोटा सा सर का टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं बता दूं, सीलेट इज एन एंट्रेंस एग्जाम। अब वो एग्जाम देने के बाद लॉ करेंगे, और लॉ में वेरियस फील्ड है, जिसपे इंशाल्लाह ताला आगे हमारा डिस्कशन होने वाला है कि लॉ में कौन से फील्ड है। उसपे क्रिमिनल लॉ भी एक फील्ड है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट सीलेट इज नॉट अ कोर्स, इट्स एंट्रेंस एग्जाम टू परस्यू लॉ डिग्री, राइट? तो प्लीज गो अहेड, कंटिन्यू। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह, आर Q&A सेक्शन इज बजिंग विद क्वेश्चंस, तो मैं बीच बीच में आई विल बी एबल टू टेक दीज क्वेश्चंस। हमारे एक व्यूअर है रहमान मुजावर, उन्होंने एक न्यूज हमको दी है कि 3 years CET LLB लास्ट डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 9th August नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत अवेयर व्यूअरशिप हमारे पास है, अवेयर ऑडियंस हमारे पास बैठी है, तो थैंक यू रहमान भाई फॉर अपडेटिंग अस ऑन दिस। So thank you anyone who wants to apply 9th of August तक आपके पास extended date है, और उसके बाद भी just in case ये भी मिस हो जाती है तो यामीन सर का contact detail हम आपको जरूर देंगे towards the end of the presentation. Please continue sir. Right. Meanwhile एक क्वेश्चन Q&A में आ रहा था, कौन सी एज में प्रैक्टिस कर सकते हो? तो there is no limit. Right? There is no limit. आप कभी भी काला कोट, आप जब LLB कंप्लीट कर देते हो आप एडवोकेट के लिए एनरोल हो जाते हो, आप कभी भी काला कोट पहन के कोर्ट में जा सकते हो। देयर इज नो एज सच एज लिमिट बार। एज लिमिट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ओनली प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड जो आप 70, 80, 90 साल की उम्र में भी कर सकते हो। देयर इज नो एज लिमिट। आप 25 साल में शुरू कर सकते हो और 50 में भी शुरू कर सकते हैं, जब आपका मन किया, आपने एग्जाम क्लियर किया और आप एडवोकेसी कर सकते हो। रजा भाई, जस्ट एक गैप लेके आपको एक सेंटेंस कहता हूँ, जो आपने कहा उसको एक इलैबोरेट कर दूं। मैं जब LLB कर रहा था, यू विल बी शॉक्ड टू लिसन, इवन आई वाज शॉक्ड कि मैं और मेरे फ्रेंड जब कॉलेज में जा रहे थे इंटरव्यू, तो हमने देखा 70 इयर्स के एक एज वाले पर्सन थे, वो क्यू में खड़े थे। मैंने बोला सर अंकल आप क्यों खड़े हो? तो कहा मेरा एडमिशन का फॉर्म भरने आया हूँ। तो वो शॉक टू लिसन दैट। मैंने बोला सर आप LLB करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं LLB कर सकता हूँ। मेरे लाइफ में मैंने कहा है कि लर्निंग के लिए कोई एज बार नहीं होती है। तो मुझे लगा कि लॉ का नॉलेज मेरे इंटरेस्ट के लिए था, मैं कई सालों से सोच रहा था, और फाइनली मैं आज सोच के आया हूँ कि आज मैं लॉ में एडमिशन लेने वाला हूँ। 70 इयर्स की एज वाले पर्सन भी LLB करते हुए मैंने देखा है। माशाल्लाह। एंड आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे लोगों को पता होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट डूइंग लॉ बिकॉज यू वांट टू मेक अ करियर इन इट, इट इज अबाउट डूइंग लॉ बिकॉज यू वांट टू नो द लॉ. Right, because exactly. you should be in a position to help others, guide others. उसके लिए लॉ बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस लॉ इसीलिए भी करते हैं because they want to know what are the laws.
तो राइट। अगर आपके पास लॉ का नॉलेज तो जरूर होता है, आप किसी को गाइड जरूर कर सकते हो, पर कई राइट, बार क्या होता है साइनिंग अथॉरिटी हमारे पास नहीं आती, बीइंग अ मेंबरशिप नंबर नहीं आता। तो कि वो membership आपके पास number- साइनिंग अथॉरिटी नहीं होगी। जी। और इसके गॉट साथ इट। साथ अगर हम और करियर ऑप्शन देखें तो मैंने जैसे इसमें एक एक सवाल जी बिफोर जी रज़ा, बिफोर वी गो, व्हाट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म जिसको लोग सनद कहते हैं? जी आपने सुना होगा सनद लेनी है, मेरी सनद बाकी है। व्हाट इज दिस सनद? आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा, फिर लॉ एंड एडवोकेट वाला सब क्लियर हो जाएगा। सनद क्या होती है हमारी? राइट। सो इसमें सर कई बार हमने देखा होगा ट्रू कॉपी करने के लिए कई पर्सन कोर्ट पर जाके नोटरी करवाते हैं, हम्म, राइट। वो नोटराइज के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि जो पर्सन एलएलबी कंप्लीट किया है और इवन बार काउंसिल के पास उसने रजिस्टर कर दिया, मेंबरशिप नंबर आ गया, वो एलिजिबल तो हो गया, वो एडवोकेट तो बन गया, मगर देन टू उसके पास नोटरी वाला पावर नहीं आता है। नोटरी इज ऑल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। उसमें राइट, क्या होता है कि आपको कई बार इफ यू बिलोंग टू ओपन कैटेगरी 10 इयर्स का एक्सपीरियंस लगता है एलएलबी का आपको नोटराइज लेने के लिए। कोर्ट के पास राइट, अप्लाई करना होता है, वहां पर एक डिपॉजिट फीस करनी पड़ती है, उसके अलावा पावर आता है और आप नोटराइज कर सकते हो। और एक नॉर्मल एडवोकेट जिसने अपना एलएलबी कंप्लीट किया और बार काउंसिल की एग्जाम देखिए, एडवोकेट तो बन गया, साइनिंग अथॉरिटी आ गई, वो एडवोकेट की जगह पर तो साइन कर सकता है, मगर वो नोटरी नहीं कर सकता जब तक उसके पास नोटराइज ना मिल जाए। नोटराइज के लिए 10 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। और कास्ट वाले अगर कोई पर्सन होते हैं जिनको अदर देन जनरल कैटेगरीज कहा जाता है, ओबीसी एससी एसटी वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए कई बार नोटराइज लेने के लिए 8 इयर्स का एक्सपीरियंस लगता है एडवोकेसी। ओके, ग्रेट, ग्रेट। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। राइट। अगर हम और करियर ऑप्शन अगर आईबीपीएस कई लोगों ने सुना होगा, जो बैंकिंग के रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करती है इंडिया में, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन। यहाँ पर भी बहुत कम लोग को पता है रजा भाई ये चीज, आईबीपीएस की एक स्पेशल ऑफिसर लॉ की एग्जाम होती है, स्पेशल ऑफिसर की एक लॉ की एग्जाम होती है। ऐसे बैंक्स जहां पर लॉ, सभी बैंक्स ऐसे नहीं, सभी बैंक्स में लॉ के पैनल्स होते हैं, वो लॉ के पैनल्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है, जिनको आईबीपीएस कंडक्ट करता है, स्पेशल ऑफिसर। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब फर्स्ट एग्जाम ऑफिसर स्पेशल ऑफिसर की एग्जाम आईबीपीएस ने कंडक्ट की थी, वो मैंने क्रैक की थी, इसलिए स्टिल रिमेम्बर जी। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर करके अगर आपको एनरोल करना है किसी भी बैंक के पैनल में, तो आपको आईबीपीएस के ये स्पेशल ऑफिसर वाली एग्जाम क्रैक करना कंपलसरी होता है। और मैं आपको एक चीज ये बता दूं, ये फुल टाइम प्रोफेशन नहीं होता है, मगर बहुत हैंडसम मनी आप अर्न कर सकते हो रजा भाई इससे। तो एज अ काउंसलर आल्सो, एज अ काउंसलर यहाँ पर क्या होता है, जो लोन से रिलेटेड केसेस आते हैं, होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन, उनको हैंडल करने के जो केसेस होते हैं, ये पैनल उसको गाइड करता है। ये कई बार ये पैनल का काम होता है कि कोर्ट में जाके लड़ते भी नहीं है, ये सिर्फ गाइड करते हैं बैंक को कि ये करना ये नहीं करना, और उसके लिए बैंक उनको बहुत हैंडसम मनी वो लोग बैंक के पास से चार्ज करते हैं। तो ये बहुत शानदार ऑप्शन होता है जो बहुत कम लोगों को रजा भाई पता होता है। तो टीम उम्मीद के प्लेटफॉर्म से मैं सबको अवेयर करना चाहूंगा, इफ यू हैव डन योर एलएलबी यू कैन आल्सो ऑप्ट फॉर स्पेशल ऑफिसर एग्जाम, जो आईबीपीएस एग्जाम करता है, आईबीपीएस एग्जाम। राइट, ग्रेट, अमेजिंग। राइट। इसके साथ साथ अगर करियर ऑप्शंस की और बात करूं, राइट, तो एक कोर्ट मार्शल भी होता है। कोर्ट मार्शल ये जो एग्जाम होती है, ये आर्मी कोर्ट के लिए होती है। आर्मी में हमने सुना है कोर्ट मार्शल्स होते हैं आर्मी में, इफ यू डोंट बिहेव वेल, ये एक अमेजिंग पोस्ट होती है रजा भाई, बहुत अमेजिंग पोस्ट है, राइट। मगर इसके लिए जो एग्जाम देना चाहते हैं, जज एडवोकेट जनरल जेएजी, इसका एक एग्जाम पैटर्न होता है। उसके लिए मैं आपको रजा भाई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं, तो ऐसे स्टूडेंट जिसकी मैक्सिमम एज 27, एज लिमिट 1 घंटे के लिए भी, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जेईई, तो आप आर्मी कोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, राइट। एक क्राइटेरिया तो ये होगा कि लेस देन 27 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपने फर्स्ट डिवीजन में एलएलबी कंप्लीट करना चाहिए, यानी अगर आपके स्कोर कम है एलएलबी में 60% होता है, 60%, राइट, उससे कम परसेंटेज होते हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जेईई, राइट। और सबसे अमेजिंग चीज क्या पता है, एक तो बहुत अच्छा अमाउंट, एक प्रेस्टीज, दो चीजें तो फॉर श्योर है आर्मी कोर्स के अंदर। एक तो आर्मी के कोर्स के अंदर आप हो तो बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। सेकंड, बहुत आउटस्टैंडिंग आपको सैलरीज दी जाती है। थर्ड चीज इसकी रिलेटेड बहुत अच्छी चीज आपको बताओ तो इसकी कोई एसेट एग्जाम ही नहीं है,
ये आपको डायरेक्टली एलएलबी कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करना है। फर्स्ट डिवीजन आपका हो गया, 60% से प्लस मार्क्स है, आप ऑलरेडी एलिजिबल जी। अगर आपके 60% है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो इसके लिए। मगर इसमें टॉप मोस्ट, अगर मान लीजिए इंडिया से 1000 फॉर्म्स आ रहे हैं, राइट, तो 1000 फॉर्म्स में से अगर उनको 100 फॉर्म सेलेक्ट करने, तो टॉप 100 स्कोरर जो रहेंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनका 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू होता है। इसके रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो 1 घंटे का सेशन हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू जो होता है ये 5 डेज का इंटरव्यूज होता है। ये 5 डेज का इंटरव्यूज कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता है और ये टोटल 900 मार्क्स का इंटरव्यू होता है जो 5 डेज तक कंसिस्टेंटली चलता है, और ये क्रैक करने के बाद आप बन जाते हो आर्मी कोड के लिए एलिजिबल, और आपको प्रेस्टिजियस टॉप मोस्ट बहुत प्रेस्टीज माना जाता है आर्मी के कोर्स को ज्वाइन करना, और बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो ये भी एक ऑप्शन एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है। वन ऑफ द थिंग दैट वी वुड वांट टू पास ऑन फ्रॉम दिस सेशन इज, अगर आप स्टूडेंट हो, 12th में हो, टीवाई में हो और एग्जामिनेशन को, लॉ को सीरियसली लेना चाहते हो एंड बहुत ज्यादा पैशनेट हो अबाउट डूइंग दिस, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट। अगर आपकी उम्र 27 साल से कम है, 24, 25, 26 के आप हैं, तो आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए और देखना चाहिए। आई थिंक अटेम्प्ट कीजिए, गिव योर बेस्ट शॉट, देखिए क्या होता है। आई थिंक अगर हम में से कोई इसके लिए कोशिश करेगा, अब तक बहुत सारे लोग कोशिश इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको पता नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पता चला है, तो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को लेकर नोट डाउन मत कीजिए, सिर्फ इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट मत लीजिए, बट ऑल्सो ट्राई टू अटेम्प्ट फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। दैट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट दैट वी वुड वांट टू मेक फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। प्लीज गो अहेड सर। राइट, तो नेक्स्ट आता है करियर ऑप्शन, दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हम हिंदी में जनरली कहते हैं सरकारी वकील। बहुत बार हमने सुना होगा सरकारी वकील, राइट, इसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली स्टेट लेवल पे एग्जाम कंडक्ट की जाती है, जिसको कहा जाता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एडीपीओ। ये पोस्ट होती है जिसको हम लोक अभियोजक भी कहते हैं और हिंदी में हम इसको सरकारी वकील भी कहते हैं। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, मगर इसके लिए अप्लाई करने वाले ऐसे पर्सन जो एडवोकेट बन चुके हैं और एंड ऑल्सो दे आर हैविंग 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, तभी आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट। ये इसकी जो भर्ती होती है या इसका जो सिलेक्शन होता है, ये महाराष्ट्र में एमपीएससी के बेस पर होता है। जैसे नेशनल लेवल पे यूपीएससी एग्जाम्स होती है, कई सिविल एग्जाम पोस्ट के लिए, वैसे महाराष्ट्र में एमपीएससी एग्जाम होती है। और महाराष्ट्र में अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता है तो उसको एमपीएससी क्रैक करना पड़ेगा, राइट। ये एमपीएससी क्रैक करने के लिए एमपीएससी के रिलेटेड बहुत सारे सेशंस टीम उम्मीद ने भी लिए हैं और कई बार बताया गया था एमपीएससी से रिलेटेड हमको क्वेरीज आई थी, उसको भी टीम उम्मीद ने हैंडल किया है। और अब फाइनली आते हैं जिसके लिए बहुत लोग वेट करते हैं, राइट। जैसे कि कहा जाता है कि कोई साइंस की फील्ड में जाना चाहता है तो एमबीबीएस एमडी बने, कोई कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहता है तो सीए सीएस बने, राइट। वैसे ही कोई लॉ के फील्ड में जाना चाहता है और ड्रीम किसी का होता है, ज्यादातर लॉ स्टूडेंट्स का जो ड्रीम होता है दैट इज जज बनना, राइट, ट्रू, जुडिशियल सर्विस, जिसके लिए कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट, कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। और हम इनफैक्ट अभी भी क्वेश्चंस आ रहे थे तो हम फाइनली उसी पे आते हैं, जज, राइट। ये इसके अलग अलग नाम होते हैं, मैं पहले स्पेसिफाई कर दूं। इसका एमपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होता है महाराष्ट्र में, सिविल जज एग्जाम्स कहा जाता है एमपीएससी के अंदर। और इसका सेकंड नाम होता है जिसके लिए बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड जेएमएफसी, राइट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, राइट, मजिस्ट्रेट। जेएमएफसी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और ज्यादातर लोग इसको जेएमएफसी एग्जाम से ही पहचानते हैं। और इसका सेकंड नाम ये भी होता है सीजेजेडी, सिविल जज जूनियर डिवीजन, राइट। इसके लिए 2 क्राइटेरियाज होते हैं रजा भाई, कई बार इससे रिलेटेड डाउट्स आते हैं, इनफैक्ट कुछ आए भी थे क्वेश्चन, तो हम इसको अभी क्लेरिफाई कर देते हैं कि 2 टाइप के पर्सन जेएमएफसी एग्जाम एलिजिबल होते हैं। फर्स्ट चीज, ऐसे स्टूडेंट जिसने एलएलबी कंप्लीट किया है, जस्ट रिसेंटली कंप्लीट किया, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिसको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में फ्रेशर, जस्ट एलएलबी कंप्लीट किया, राइट, और जिसकी एज 25 से कम है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फॉर न्यू लॉ ग्रेजुएट्स जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट 25 इयर्स होती है, द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन अ डिग्री इन लॉ बाय पासिंग इन ईच ईयर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। जो आपका एक बार क्वेश्चन आया था क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, तो मैंने उस समय नहीं कहा था, मगर हाँ, जेएमएफसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो और आप फ्रेश फील्ड में करना चाहते हो, न्यू ग्रेजुएट्स हो और अप्लाई करना चाहते हो जेएमएफसी के लिए, तो मेक श्योर आपकी एज 25 से कम हो, एक चीज। सेकंड चीज कि आपके एलएलबी के डिग्री में कोई गैप ना हो, यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, फिर सेकंड ईयर गैप हो गया, फिर
सेकंड ईयर और थर्ड ईयर कंप्लीट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कंसिस्टेंटली 3 साल में एलएलबी अपना कंप्लीट किया है और उसमें कोई गैप नहीं हुआ है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जेएमएफसी। 2 क्राइटेरिया हो गए। थर्ड क्राइटेरिया और एक आता है जो 1 साल हटा दिया गया था, इसलिए मैंने स्लाइड पे नहीं रखा गया था, मगर लास्ट ईयर रखा गया था, दैट इज 55 ईयर्स। ऐसे स्टूडेंट जिसने एलएलबी में 55 ईयर्स अपने परसेंटेज लिए हुए हैं, दो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर जेएमएफसी। ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए होता है 25 ईयर्स, राइट। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जिसने एलएलबी कंप्लीट किया मगर उसकी एज 25 कंप्लीट हो गई, उस समय क्या करेंगे? ऐसे स्टूडेंट जिसने अपना 25 ईयर्स तो कंप्लीट कर दिया और उसने एलएलबी भी कंप्लीट कर दिया, क्या वो जेएमएफसी की एग्जाम दे ही नहीं सकते? वो भी दे सकते हैं, मगर उनके लिए कुछ क्राइटेरिया अलग बना दिए गए। तो ऐसे लॉयर, अटॉर्नी, एडवोकेट्स, राइट, जिनकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। तो यहाँ पर फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स थी, मगर कोई स्टूडेंट्स 25 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स हो जाएगी, मगर उनके लिए एक ऑप्शन कंपल्शन रखा गया, दैट इज 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो ऐसे स्टूडेंट जिसकी एज 25 कंप्लीट होगी, उन्होंने एलएलबी कंप्लीट कर दिया, एआईबी की एग्जाम पास करके एडवोकेट बन गए, अब वो 3 साल एक्सपीरियंस ले लेंगे और उसके बाद ही वो एलिजिबल होंगे जेएमएफसी के लिए। अब उनके लिए 35 ईयर्स का क्राइटेरिया लगेगा, अब वो उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स हो जाएगी। इसमें मेरा एक सवाल है, नाउ जो क्राइटेरिया लिखा है फॉर एक्सपीरियंस पीपल, द कैंडिडेट शुड हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, लीगल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस एज अ लॉयर, अटॉर्नी, एडवोकेट। तो वी वुड वांट टू अंडरस्टैंड, लॉयर तो आपने समझ लिया कि ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता, डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, राइट। अब वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अटॉर्नी एंड एडवोकेट। और एक और सवाल हमारे इसमें आया है कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड सॉलिसिटर। तो आप तीनों बता दीजिए कि एडवोकेट, अटॉर्नी और सॉलिसिटर, ये तीन जो लोग हैं वो कौन है, ये तीनों के तीनों कौन? श्योर, इंशाल्लाह ना कमिंग स्लाइड्स में हम लोग उसको भी कवर अप कर देते हैं रजा भाई, राइट। तो इंशाल्लाह अपन वो भी कवर अप, क्वेश्चंस पूरे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल मैं आपको एक चीज ये और बता दूं कि मैं ये फिर छूट जाएगा, तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि यहाँ पर अगर हम सोचते हैं 25 ईयर्स क्यों रखा गया। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने एलएलबी कंप्लीट किया, उसका 25 ईयर्स कंप्लीट हो गया, एक दिन बड़ा हो गया तो वो एलिजिबल नहीं है। तो 25 ईयर्स का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है? तो बहुत सोच समझने जैसी बात है, ये क्राइटेरिया बहुत सोच समझ के रखा गया। ऐसे कैंडिडेट जो लॉ में अपना करियर बनाना चाहते थे, प्री डिसाइडेड थे, तो उनके पास क्या ऑप्शन था? 12 के बाद 5 ईयर्स का एलएलबी कंप्लीट करो, वहां पे उन्होंने अपना 1 साल बचा लिया, राइट। अब ऐसे स्टूडेंट जिसने 12th कंप्लीट किया, दूसरा कोई ग्रेजुएशन किया 3 इयर्स का, और उसके बाद वो एलएलबी कंप्लीट कर रहा है, तो अराउंड वो 25 इयर्स तक पहुंच जाएगा, राइट। तो उस समय बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसे स्टूडेंट जो 12th के बाद और कोई ग्रेजुएशन करके एलएलबी के लिए जाते हैं, उनके पास एज अ फ्रेशर जेएमएफसी के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन ही चला जाता है, राइट। तो इसीलिए क्राइटेरिया भी रखा गया कि एग्जामिनेशन की जो बॉडी थी, ये चाहते थे कि जो प्री डिटरमाइंड स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से डिसाइड कर रहे थे कि हमको लॉ में ही अपनी करियर बनाना है, तो उन्होंने 12th के बाद 5 इयर्स का एलएलबी लिया होगा, तो हम उनको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं, इसलिए 25 इयर्स का क्राइटेरिया रखा हुआ। वेरी स्मार्टली डिजाइन, वेरी स्मार्टली डिजाइन, राइट। इसमें और एक चीज भी आई थी, बहुत सारे इश्यूज हुए, केसेस भी हुए थे कि हमने 25 इयर्स कंप्लीट कर दिया, फॉर्म फिलअप किया, फिर 25 इयर्स कंप्लीट कर दिया था, या आपका नोटिफिकेशन आया तब हमारा 25 इयर्स नहीं हुए थे, हमने अप्लाई कर दिया था। तो कई केसेस इससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एज ऑफ नाउ मैं इससे रिलेटेड और एक चीज बता दूं, जो जेएमएफसी करना चाहते हैं उसके लिए, कि हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि जिसमें कहा गया है कि फ्रेशर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर जेएमएफसी नाउ ऑनवर्ड्स। मगर जो जेएमएफसी की एग्जाम कंडक्ट करने वाली एमपीएससी बॉडी है, देखना चाहते हैं कि इस साल वो चीज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास कंपल्शन नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने फाइल डाल चुके हैं। बट ये ऑब्जेक्शन कई आ रहे थे कि बीइंग अ फ्रेशर क्यों उनको एलिजिबल किया जा रहा है, जबकि हमको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो कई लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं रजा भाई कि एमपीएससी का जेएमएफसी एग्जाम देने वाले के लिए क्या इस साल का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये 25 इयर्स वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने एलिजिबिलिटी हटा दी थी। लेट्स सी क्या होता है, इवन आई एम नॉट श्योर क्या होता है, बट जब भी आप नोटिफिकेशन आएगा और जेएमएफसी का एग्जाम फिलअप करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली रीड आउट कर लीजिए, राइट। और जेएमएफसी रिलेटेड बहुत सारे डाउट आते हैं, तो मैंने सोचा था एक स्लाइड यहाँ पर डाल देते हैं। स्टिल हम लोग देखते हैं तो 5:15 हो चुके हैं, टाइम बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जेएमएफसी की जो एग्जाम होती है वो जैसे मैंने बताया एमपीएससी एग्जाम लेते हैं, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम देना होता है, जिसको हम प्रीलिम कहते हैं।
प्रिलिमिनरी एग्जाम देना होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 100 आते हैं, जिसके लिए ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है। ये एग्जाम देने के बाद मेन एग्जाम को आप क्रैक करना पड़ेगा और मेन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होती है। जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम 100 क्वेश्चन की एमसीक्यू पैटर्न होती है, वैसे मेन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होती है। ये देने के बाद भी आप जेएमएफसी नहीं बन जाते हो, पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। ये बहुत अल्टीमेट हाई लेवल के इंटरव्यूज होते हैं, पैनलिस्ट बहुत एक्सपर्टाइज बंदे होते हैं, जनरली चेयरमैन ऑफ एमपीएससी भी होते हैं इसमें, राइट, या एआईबी जो एडवोकेट का एलिजिबल करने के लिए जो बॉडी है उनके भी जो हेड होते हैं वो भी होते हैं इंटरव्यू पैनल में। तो बहुत एक्सपर्टाइज बंदे ये इंटरव्यूज देते हैं और उसके बाद जेएमएफसी के लिए आपको सैंक्शन किया जाता है। और अगर मैं बताऊं करियर ऑप्शंस को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो आप कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हो, जिसको हम लीगल एडवाइजर कहते हैं। आजकल रजा भाई ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि कई मल्टीनेशनल कंपनी या इनफैक्ट सभी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके लीगल एडवाइजर्स होते हैं। आप मल्टीनेशनल कंपनीज को अप्लाई कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, और आप उनके साथ एमओयू साइन करोगे और उसके बाद आप कंपनी के लीगल एडवाइजर बन जाओगे। यानी कंपनी को जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी, चाहे लोन से रिलेटेड हो या चाहे उनके क्रेडिटर से रिलेटेड हो या डेटर से रिलेटेड हो, उनके पैसे लोन दिए हुए थे वो आ नहीं रहे हैं, राइट, जितने भी कंपनी के लीगल मैटर्स रहेंगे ये लीगल एडवाइजर कंपनी को जो रहेंगे वो उनको हैंडल करेंगे। और ये भी बहुत हैंडसम पैकेजेस देते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, या इनफैक्ट इंडिया के भी जो रिनाउंड कंपनीज है, हर एक कंपनी में जो रिनाउंड कंपनी है वहां पे लीगल एडवाइजर एक नहीं जनरली 3 या 5 भी होते हैं, राइट। एक एवरेज कंपनी है वहां पर भी एक लीगल एडवाइजर एक होता है। तो यहाँ पर भी आप अप्रोच कर सकते हो और ये भी बहुत अर्निंग पर्सपेक्टिव से बताऊं तो बहुत ज्यादा पैसा देने वाली एक फील्ड मानी जाती है लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ उसको कहा जाता है, राइट। सिविल सर्विसेज हमने जैसे अभी डिस्कस किया। और लॉ के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए और एक करियर ऑप्शन होता है जो बहुत लोग ध्यान नहीं देता। हम लोग ये सोचते हैं कि एलएलबी कंप्लीट कर दिया तो कोर्ट में जाना है। आज हम लोग देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि वो कंपनीज में भी जा सकता है, वो बैंक के लीगल पैनल में भी जा सकता है, वो जेएमएफसी भी कर सकता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकता है। और कई बार हम लोग ये छूट जाता है हमसे कि आप लॉ के फील्ड में रहने के बाद आप एकेडमिक्स में भी कर सकते हो। एलएलबी एलएलएम करने के बाद नेट सेट कीजिए और आप लॉ के कॉलेज में प्रोफेसर करके फुल टाइम जो जॉब्स आती है वो भी कर सकते हो। और उनके भी पैकेजेस अगर स्टेट यूनिवर्सिटी के नॉर्मली बताओ तो अबाउट 50,000 या अबाउट 75,000 आजकल हो गया है। एक असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर को 1 लाख प्लस पगार होती है, राइट। तो ये याद रखो, एकेडमिक्स में भी आप जा सकते हो। उसके लिए एलएलबी एलएलएम करने के बाद नेट से क्रैक करो, कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वहां पर आप एकेडमिक्स में ज्वाइन कर सकते हो। कई बार है ना ये फील्ड छूट जाती है, बहुत सारी चीजें लॉ से रिलेटेड तो लोग ध्यान रखते हैं या सर्च भी करते हैं और गूगल बताता भी है, मगर एकेडमिक्स भूल जाते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो जहां पर आपको 1 लाख प्लस एक पैकेज भी मिलता है पर मंथ का, और प्लस 1 लाख प्लस पर मंथ पैकेज बुरा नहीं है आज के टाइम पीरियड पे इकोनॉमी को देखते हुए। प्लस आपके पास अगर मैं बताऊं तो बहुत सुकून की जिंदगी होती है, हार्डली 5 to 6 आवर जाते हैं कॉलेजेस में और कई बार लेक्चर्स देने के बाद असाइनमेंट देना होता है, तो बहुत एक रिलैक्स जॉब माना जाता है। एकेडमिक्स भी एक ऑप्शन होता है, राइट। नेक्स्ट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम एलपीओ भी कहते हैं। आजकल आज से 10-20 साल पहले बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चला था इंडिया में, दैट इज बीपीओ, कॉल सेंटर्स आ रहे थे। उसके बाद केपीओ कॉन्सेप्ट आया, एलपीओ कॉन्सेप्ट आया। कई कंट्रीज के जो फोन कॉल्स पे डिस्कशन लॉ से रिलेटेड होते हैं, वो मुंबई में आपको उसको रिलेटेड कई सारे आपको ऑफिसेज दिखेंगे, यहाँ से आप लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर सकते हो। यानी दूसरे कंट्रीज के क्लाइंट्स को आप यहाँ पर बैठ के हैंडल कर सकते हो, मगर फॉर श्योर वहाँ के कंट्री का जो लॉ रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंगली उनको सॉल्यूशंस देने हैं। मगर ये भी बहुत सारा बहुत अल्टीमेट आजकल माना जा रहा है, क्योंकि ये जनरली बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुए कॉन्सेप्ट है। जज, लॉयर, एडवोकेट बनना या नोटरी, ये 10-20 40 साल नहीं 50-60 साल पुराने, मगर ये एलपीओ वगैरह बहुत रिसेंट कॉन्सेप्ट है, 5 to 10 इयर्स में डेवलप किए हुए कॉन्सेप्ट है। इसमें अभी काफी ऑप्शंस अवेलेबल है और यहाँ पे भी अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें जस्ट टू ऐड, इन माय एक्सपीरियंस एज एन एचआर, बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉ के बारे में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, देयर आर 2 फील्ड बेसिकली लॉ में। एक होता है लिटिगेशन, एक होता है नॉन लिटिगेशन। और लिटिगेशन नॉन लिटिगेशन एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं आपको। लिटिगेशन मतलब आप कोर्ट अपीयरेंसेस करते हो, तो लिटिगेशन कहते हैं। अगर आप कोर्ट अपीयरेंसेस नहीं करते, बिल्कुल भी कोर्ट नहीं जाते, लेकिन सिर्फ लीगल गाइडेंस देते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस बनाते हैं, नोटिस वगैरह बनाते हैं, रिप्लाई लेटर्स वगैरह बनाते हैं, तो ये नॉन लिटिगेशन काम होता है, जिसका ज्यादातर काम डॉक्यूमेंटेशन, ड्राफ्टिंग और वेटिंग का होता है, राइट। ये नॉन लिटिगेशन वर्क होता है।
जो अभी यामीन भाई बता रहे थे कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, तो कॉर्पोरेट लॉ में दो तरीके के होते हैं, ये तो लिटिगेशन या तो अपीयर करेंगे या उनको मटेरियल बना के देने के लिए, जो लोग अपीयर कर रहे हैं उनको मटेरियल बना के जो देते हैं, नोटिस ड्राफ्ट करते हैं, नोटिस आपको मिलती है बैंक की तरफ से, वो कौन ड्राफ्ट करता है? तो जरूरी नहीं कि वो लिटिगेशन लॉयर हो। लिटिगेशन वापस बता दूं, ये वो लॉयर होता है जो कोर्ट में प्रेजेंट करता है, अपीयर करता है। नॉन लिटिगेशन वो होता है जो कोर्ट जाता ही नहीं है। तो आप लॉ कर सकते हैं, लॉ के फील्ड में काम कर सकते हैं और कोर्ट का मुंह भी नहीं देख सकते। दैट इज पॉसिबल इफ यू वर्क ओनली ऑन नॉन लिटिगेशन। तो बहुत सारे सिस्टर्स का सवाल ये भी था हमारे कि मैं लॉ कर सकती हूँ क्या, इज इट गुड, क्या इज इट अ गुड करियर ऑप्शन फॉर गर्ल्स? सो यस, इफ यू वांट टू डू नॉन लिटिगेशन, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग litigation, if you're comfortable doing litigation, you can do it. But if you're not comfortable doing litigation, you can also go for non-litigation, which can then comes to एलपीओ। जैसे बताया भाई ने कि एलपीओ आजकल हर कंपनी क्या करती है, इसका एलपीओ का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि मुझे मेरी कंपनी में लॉयर्स बिठाने नहीं है, तो मैं अपना लीगल प्रोसेस किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर देता हूँ। जैसे बहुत सारी कंपनीज अपना ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्स कर देती हैं, अपना अकाउंटिंग आउटसोर्स कर देते हैं, वैसे बहुत सारी कंपनीज आजकल अपना लॉ जो लीगल प्रोसेस है वही आउटसोर्स करती है। तो एलपीओ जो है ये एक्सपर्ट कंपनीज होती है जिसके अंदर सारे लॉयर्स होते हैं, और ये टेलीफोन्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू या पर्सनल विजिट्स के थ्रू अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। तो इसमें कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती, कोर्ट में लिटिगेशन लॉयर जाएगा। आप जो है वो नॉन लिटिगेशन फील्ड में रह के भी ये काम कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ को अगर बताऊं मैं तो उसको दो हिस्से में आप डिवाइड कीजिए, लिटिगेशन एंड नॉन लिटिगेशन। इस पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, बिकॉज इस पे अगर हम बात करना जाए, नॉन लिटिगेशन इटसेल्फ विल टेक अराउंड द सेशन टू एक्सप्लेन कि ये कितना इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। बट जैसे मैंने बताया, नॉन लिटिगेशन में दो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इसी पे ये फाउंडेशन है नॉन लिटिगेशन के, इसी पे नॉन लिटिगेशन पूरा का पूरा बेस्ड है। तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड आ रहे थे, ये छोटे से एक्सप्लेनेशन में वो कवर हो गया होगा। सर, कैन वी क्विकली गो अहेड? राइट। सो जज़ाकल्लाह रज़ा भाई, बहुत अच्छे से आपने शॉर्ट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो एज लिमिट की जब बात आ रही थी तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि देयर विल बी नो एज लिमिट क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटीज। आप कभी भी एलएलबी कर सकते हो, राइट। स्ट्रीम एलएलबी में कौन सी सेलेक्ट करें, स्पेसिफिकली एलएलबी में नहीं, एलएलबी में आपको स्पेशलाइजेशन लेना होता है, जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन आते हैं, जिसमें क्रिमिनल आता है, सिविल आता है या कॉर्पोरेट्स आता है। तो इट डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, राइट। तो रजा भाई तो इंटरेस्ट के ऊपर शायद 2 घंटे का सेशन ले लें, he is very good in that thing, he is having an expertise। तो इंटरेस्ट के ऊपर बहुत कुछ रजा भाई बता सकते हैं। मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हो। और कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने एफएक्यू में ही डाल दिया था, प्राइवेट वर्सेस नेशनल लॉ कॉलेज। अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आप कहाँ जाना चाहते हो। मगर आप अगर स्पेसिफिकली फ्यूचर में जेएमएफसी को क्रैक करना चाहते हो या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हो, तो नेशनल लॉ कॉलेज प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेस जैसे सिम्बोसिस वगैरह एलिजिबल नहीं है उस चीज के लिए, मगर हाँ जी हाँ, नेशनल लॉ कॉलेजेस प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट सिखाए भी जाते हैं वो बहुत इन डेप्थ नॉलेज सिखाया जाता है और बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्राइवेट या नेशनल कॉलेज, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन वंस प्रेफरेंस, राइट। तो मेन एरिया ऑफ वर्किंग की बात अगर हम करें तो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लेबर लॉ, टैक्सेशन लॉ, ये 4 टाइप के लॉ तो जनरली माने जाते हैं। ये 4 टाइप के लॉ हम सबको पता भी होते हैं। यानी अगर कोई एलएलबी करता है तो सिविल के काम कर सकता है। सिविल यानी वो क्रिमिनल से रिलेटेड केसेस नहीं होते हैं, जनरली प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस जो होते हैं वो सिविल लॉ के अंदर आएंगे। अगर कोई क्रिमिनल के केसेस है तो क्रिमिनल लॉ लॉयर होते हैं। और एक एडवोकेट सिविल के केसेस और क्रिमिनल के केसेस दोनों भी ले सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। ऐसा नहीं कि आपने सिविल का लिया तो आप क्रिमिनल केसेस आप नहीं ले सकते, आप दोनों केसेस ले सकते हो। मगर जी हाँ, आजकल जमाना एक्सपर्टाइज का आ गया है। जैसे हम लोग कहते हैं पहले एमबीबीएस था, एमडी आ गया, एमडी में स्पेशलिस्ट आ गया, अब सुपर स्पेशलिस्ट आ चुका है, ब्रेन का न्यूरोलॉजिस्ट, अब राइट ब्रेन का न्यूरोलॉजिस्ट आ चुका है। आजकल जमाना आ गया कोर एक्सपर्टाइज फील्ड का। तो जनरली कुछ एडवोकेट्स है जो स्पेसिफिकली अपने आप को क्रिमिनल लॉ के तहत ही रखते हैं, कुछ एडवोकेट्स है जो सिविल लॉ के तहत ही अपना फोकस रखते हैं, राइट। तो आप ऐसे कोई एज पर कंडीशन नहीं है कि आप सिविल लिए तो क्रिमिनल लॉ के केसेस नहीं ले सकते, मगर हाँ आप एक्सपर्टाइज रखोगे तो उस फील्ड में आपका नॉलेज और ज्यादा गेन होगा, आपका नाम भी उसमें और ज्यादा आएगा। जैसे लेबर लॉ, टैक्स लॉ होता है, स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूँ तो मैं टैक्स लॉ में ज्यादा इंडल्ज हूँ रादर देन क्रिमिनल और सिविल लॉ, क्योंकि मेरा फील्ड ही इनकम टैक्स एंड जीएसटी होता है।
और कई दूसरे भी ब्रांचेस होते हैं लॉ के फील्ड में, जैसे फैमिली लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, कंपनी लॉ होता है। अब ये कंपनी लॉ स्पेसिफिकली सीएस के स्टूडेंट बहुत इन डेप्थ में पढ़ते हैं। तो मैंने क्यों कहा था कि एक सीएस पर्सन अगर प्रोफेशन कर रहा है तो साइमल्टेनियसली वो एलएलबी करे, उसको बहुत ज्यादा एडेड एडवांटेज होगा, क्योंकि कंपनी लॉ के केसेस वो डायरेक्टली हैंडल भी कर सकता है। तो वो कोर्ट में जाके कंपनी लॉ के इससे रिलेटेड केसेस लड़ भी सकता है और बैक एंड ऑफिस पे वो कंपनी को सजेस्ट भी कर सकता है। तो आप पूरी कंप्लीट सर्विस दे सकते हो सीएस प्लस एलएलबी कर रहे हो तो कंपनी लॉ से रिलेटेड। वैसे एक्साइज एंड कस्टम लॉ एक अलग फील्ड होता है, एनवायरमेंट लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, बिजनेस लॉ है, ये वेरियस फील्ड्स है जिसमें से 4 मेन फेमस फील्ड्स है, वो है सिविल, क्रिमिनल, लेबर और टैक्सेशन। वैसे कुछ मास्टर्स डिग्री है या मास्टर्स के बाद करने वाले लॉ की फील्ड की डिग्रीज अगर किसी को लगता है कि बेसिकली पता होता है बीए के बाद एमए, बीकॉम के बाद एमकॉम, वैसे लॉ के बाद क्या कर सकते हैं, एलएलबी के बाद क्या कर सकते हैं, तो एलएलएम कर सकते हैं, राइट, डॉक्टर इन जूरिस्प्रूडेंशियल साइंस कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो और एलएलडी डॉक्टर ऑफ लॉ कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ जिसको फिलोसॉफी कहते हैं। मैंने पीएचडी कंप्लीट किया, मैं इसमें नहीं किया, रजा भाई बता रहे थे, मैंने लॉ की फील्ड में नहीं किया, मैंने कॉमर्स की फील्ड में किया, स्पेसिफाई रजा भाई ने किया है। एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के रिलेटेड कई डिप्लोमास भी होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, कई बार ये मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, डीटीएल जैसे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। ये टैक्सेशन का एक कोर्स है जो लॉ कॉलेज में ही जनरली लिया जाता है, मगर ये डिप्लोमा कोर्स होता है। वैसे डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसर्च एचआर, डिप्लोमा इन साइबर लॉ, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, राइट, ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज भी आते हैं इसी के अंदर, तो पीजीडीएम जिसको कहा जाता है मैनेजमेंट की लैंग्वेज में। वैसे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स, साइबर लॉ, लेबर लॉ, ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होते हैं, मगर पोस्ट ग्रेजुएशन के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। जस्ट टू क्लैरिफाई भाई कि पीजीडी और मास्टर्स में क्या डिफरेंस होता है? इट इज इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है कि मास्टर्स की जरूरत है तो वहां पर पीजीडी आपको कंसिडर नहीं की जाती। अगर मास्टर्स की जरूरत है तो मास्टर्स ही लगेगा। आप पीजीडी कर लेते तो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन मास्टर्स नहीं होते उस फील्ड में। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। तो जनरली पीजीडीएम और मास्टर्स का सबसे बड़ा डिफरेंस वही होता है जो रजा भाई ने बताया कि कई बार ये क्राइटेरिया जाते हैं कि यू शुड have done PG master, right? You should have done master. That means आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है फुल टाइम वाला। अब यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा वाला कर लोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट थिंग। जनरली ये क्यों करते हैं कैंडिडेट? जस्ट टू गेन नॉलेज या अपना बायोडेटा या सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। तो जनरली एक डिप्लोमा कोर्सेज उसके लिए बहुत ज्यादा किए जाते हैं कि आपके सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या आपका एक्सपर्टाइज बताना चाहते हो साइबर लॉ में, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज साइबर लॉ कर लीजिए, तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा जिसने नहीं किया उससे कंपैरेटिवली। ये मास्टर्स कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। अब ये स्लाइड्स में मैंने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस रखा है, राइट। ये जनरली हम लोग कोशिश करेंगे कि जिसके भी डाउट्स आते हैं जहाँ पर सब कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, राइट। अब एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर आया है, नेक्स्ट स्लाइड में भी आएगा कि सॉलिसिटर क्या होता है, राइट, या अटॉर्नी क्या होता है, एडवोकेट्स में क्या डिफरेंस है। अटॉर्नी एंड एडवोकेट आर सिमिलर। जो कोई आप दूसरों को रिप्रेजेंट करने जाते हो दैट इज कॉल्ड एडवोकेट और अटॉर्नी। हाँ, सॉलिसिटर बहुत अलग होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई विल्स वगैरह बनानी है या आपको कन्वेंसिंग करना है, जिसको राइटिंग फॉर्म बोलते हैं, हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं या राइटिंग फॉर्म करते हैं, या हम लोग देखेंगे रजिस्ट्री ऑफिस में हम जब कोई परचेज प्रॉपर्टी करते हैं या सेल करने जाते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर काफी सारे लॉयर बैठे होते हैं, वहाँ पे एडवोकेट लिखा होता है। they all are solicitor। वहां पर क्या होता है, they are having expertise in conveyancing, writing a draft, writing a will, उसमें वो एक्सपर्टाइज रखते हैं, वो होते हैं सॉलिसिटर, राइट। वो क्वेश्चन हमने कवर अप करने की कोशिश की। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऊपर के जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं फास्ट कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। एलएलबी 5 इयर्स के लिए और नीचे दिए गए वो एलएलबी 3 इयर्स के लिए है, राइट। तो एक पर्सन, हमने जो कुछ अभी तक डिस्कस किया वो सब एक स्लाइड में सम अप करने की कोशिश की है। एक लॉयर जब एआईबी की एग्जाम दे देता है तो वो एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट बनने के बाद वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है या कॉर्पोरेट फॉर्म में जा सकता है। कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा मतलब क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, इनकम टैक्स या साइबर लॉयर बन जाएगा। वैसे कॉर्पोरेट फॉर्म में जाएगा तो वो एडवोकेट रहेगा, वो कंपनीज को कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बिहाफ ऑफ स्टैंड कर सकता है, कंपनीज के लीगल एडवाइजर बन सकता है, या कंपनीज के जो ड्राफ्टिंग्स होते हैं जिसमें एग्रीमेंट्स वगैरह बनाती है कंपनीज, वो ड्राफ्टिंग कर सकता है। ये एक ऑप्शन होता है एआईबी का एग्जाम देने के बाद, एडवोकेट बनने के बाद। वैसे जुडिशियल सर्विस हमने बहुत इन डेप्थ देखा। आप मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो,
वैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमने देखा, राइट। एलएलएम करने के बाद आपके पास ये भी ऑप्शन होता है जो मैंने आपको मैं बता रहा था, यूजीसी का नेट सेट कीजिए, आप लेक्चरर बनिए। ये कई बार गूगल नहीं बताता है लॉ के फील्ड में। ये बहुत अल्टीमेट फील्ड होती है जिसमें 1 लाख प्लस सैलरी पर मंथ तो फॉर श्योर फिक्स होती है, राइट। यूजीसी एलएलएम पीजी कंप्लीट कीजिए, एलएलबी के बाद यूजीसी नेट सेट कीजिए और लेक्चरर की पोस्ट अगर अवेलेबल है वहां पर आप इंटरव्यू देके आप लेक्चरर बन सकते हो, असिस्टेंट, बाद में एसोसिएट और प्रोफेसर बन सकते हो। और पीजी कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के बाद आप लेबर लॉ की फील्ड में जा सकते हो, टैक्सेशन की फील्ड में जा सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं जिसको कहते हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उसके केसेस को हैंडल कर सकते हो। साइबर लॉ के आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि आईपी के केसेस जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा केसेस होते हैं जी, बहुत ज्यादा। अगर आप कॉर्पोरेट में देखेंगे तो आईपी के, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, आईपी के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लॉयर्स डूइंग ओनली आईपी एंड स्पेशलाइजिंग ओनली इन आईपी। तो वो सुनने में हम लोगों ने शायद बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा तो उनको लगेगा कि ये क्या है, बट आईपी के केसेस जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो केसेस होते हैं आईपीआर के, बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। इट्स वेरी वेरी गुड फील्ड टू गेट इनटू इफ यू वांट टू। इसीलिए लास्ट 5 इयर्स में अगर हम देखते हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज सीए, सीएस में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट बना दिए गए कि ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ है और इसमें कई केसेस भी आते हैं और हैंडसम अर्निंग भी होती है इसमें, राइट। तो लेबर लॉ अगर करते हैं तो लेबर ऑफिसर आप बन सकते हो, गवर्नमेंट के ऑफिसर बन सकते हो, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जा सकते हो, टैक्सेशन के लॉज या प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप इनकम टैक्स के हैंडल केसेस कर सकते हो या इनकम टैक्स फाइलिंग्स कर सकते हो या जीएसटी के रिटर्न फाइल से इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर सकते हो। आईपीएफ के केसेस जैसे रजा भाई भी बता रहे थे, लीगल एडवाइजर्स बनते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, जहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस आते हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इससे रिलेटेड, वो आप हैंडल कर सकते हो। साइबर लॉ के केसेस जो होते हैं वो उसके एक्सपर्टाइज बन सकते हो आप, राइट। और क्रिमिनोलॉजी तो फॉर श्योर होता है, क्रिमिनल जो एडवोकेट्स होते हैं वो क्रिमिनोलॉजी में अपना एक्सपर्टाइज कर सकते हो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एनालिस्ट करके एक जॉब होती है रजा भाई, जिसको बहुत लोग को, कम लोगों को पता है। यहाँ पर भी एक एलएलबी की रिक्वायरमेंट आती है, वहां पे भी ओपनिंग्स निकलती हैं, राइट। और आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो जनरल मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, इनको भी कभी कभी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है लॉ से रिलेटेड, तो वो एक एडवोकेट को हायर करते हैं या लीगल ऑफिसर। एक चीज जस्ट टू ऐड एक्सपीरियंस एज एन एचआर बता दूं, हर मल्टीनेशनल कंपनी को, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट बनाती है या कंपनी करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, कुछ भी है, उसके लिए आजकल कंपल्सरी है टू हैव दिस गाय, दिस पर्सन हु इज एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट, उसको हायर करना ही है। इन लॉट ऑफ कंपनीज अगर आप देखेंगे अभी डिपार्टमेंट बन गया, तो इट इज जैसे सीएसआर कंपल्सरी हो गया है, वैसे ये डिपार्टमेंट भी अभी बहुत सारे कंपनीज में, अगर मल्टीनेशनल कंपनी स्पेशली एंड एनी कंपनी दैट प्रोड्यूसेस एनी काइंड ऑफ वेस्ट, एनी काइंड ऑफ क्रिएट एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एनीथिंग, उनके लिए ये कंपल्सरी टू हैव पीपल इन दिस डिपार्टमेंट। सो अगेन दिस इज वेरी गुड फील्ड टू गेट इनटू। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो ये सारी चीजें भी है जिसमें आप जा सकते हैं, करियर बना सकते हैं। जस्ट टू सम अप एवरीथिंग, लॉयर्स के पास ऑप्शंस है गवर्नमेंट में जाना, गवर्नमेंट के कई अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जैसे हमने जज के एग्जाम देखे, गवर्नमेंट के कंपनीज के पैनल्स देखा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, मीडिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जा सकते हो, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जा सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, इंटरनेशनल बॉडीज जो होती है वहां पर लीगल एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती है, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो कई सारे जॉब प्रोफाइल या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एलएलबी करने के बाद, राइट, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया और यहाँ पर हमने सब कुछ समाप्त करने की कोशिश की है, राइट। तो कई बेनिफिट्स भी होते हैं रजा भाई, राइट। जैसे कि शॉर्ट में अगर बता दूं तो एक कंबाइंड एकेडमिक स्टडी कोई सीएस या सीए के साथ करना चाहते हो तो एलएलबी अल्टीमेट ऑप्शन है, राइट। और करियर ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तहत कहूँ तो जैसे रजा भाई बता रहे थे, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप कोई एज बार नहीं है, कभी भी कोट पहन के आपकी अर्निंग के लिए निकल सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, राइट। आपकी रीजनिंग एबिलिटीज या क्रिटिकल थिंकिंग या डिसीजन पावर की एनालिसिस जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन इन लॉ, राइट, या लॉ की फील्ड में जाने के बाद। रेस्पेक्टेड होता है, प्रेस्टिजियस होता है, एक प्रेस्टीज माना जाता है एडवोकेट, राइट। कई लोग को पता होता है कि यार ये लॉयर है या ये एडवोकेट है, इसे करना पड़ेगा, इसको पूरे रूल्स रेगुलेशन पता है। कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये देखा गया है कि वो प्रॉपरली नहीं करते हैं, उनको अगर आप एक सेक्शन
या एक लॉ बता दो तो प्रॉपर्ली आपका काम करके देंगे, ये भी होता है, राइट। अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको भी आता है, इसलिए कई एनजीओ भी काम एलएलबी करना चाहते हैं, एनजीओ के प्रेसिडेंट या मेंबर्स जो है वो एलएलबी करते हैं, इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनको अपने राइट्स क्या है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि बेसिक राइट्स हर एक ह्यूमन बीइंग को, हर एक सिटीजन को पता होने चाहिए अपने राइट्स क्या है। उसके लिए एटलीस्ट आप एलएलबी जरूर कर सकते हो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी और इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस भी आप फेस कर सकते हो। एक चीज ये कि स्टार्टिंग में रजा भाई ने कहा था कि क्या एक पर्सन जो बहुत अच्छा बोल सकता है क्या वही एलएलबी कर सकता है, तो मैं लास्ट में समाप्त इसी पे करूंगा जहां पे हमने स्टार्ट किया था कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन आपके सामने बैठा है, जो किसी के सामने बात करने के लिए एक टाइम पर शर्माता था, वो एक एडवोकेट बन के आपके सामने आज स्पीकर बन के प्रेजेंट कर रहा है। तो एक पर्सन जो इंट्रोवर्ट है वो भी एलएलबी जरूर कर सकता है। Over to Raza bhai. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jazakallah. Thank you for the wonderful presentation. We have already passed the time. तो मैं quickly 2-3 questions because मेरे पास बहुत ज्यादा questions हैं, तो मैं quickly कुछ questions लेने की कोशिश करूंगा कि कुछ एक question students क्या है कि what are the books CLAT के लिए या फिर CT के लिए क्या books recommend करेंगे आप, if there are any books? Okay. जी, तो उसके लिए आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। आजकल कई सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। स्पेसिफिकली बताऊं तो इंडिया बिग्स एक वेबसाइट है, राइट, सीईटी की एक वेबसाइट है, राइट, या हमारी खुद की एक वेबसाइट है theyeshinstitute.com, आप वहां विजिट कर सकते हो, राइट, और वहां पर आपको कई सारे मटेरियल्स मिलेंगे। स्पेसिफिकली बताऊं तो इंडिया बिग्स बहुत रिनाउंड वेबसाइट है जहां पर आपको फ्री में मटेरियल मिलता है, जहां पर कॉपीराइटेड भी नहीं होता है। वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और वो क्लैट के लिए भी काम आएगा और सीईटी के लिए भी काम आएगा, क्योंकि दोनों में सेक्शन सेम है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड दोनों जगह पर। राइट, सो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा indiabix.com if you can put it in the chat for everyone's reference, और सर की इंस्टीट्यूट द यस इंस्टीट्यूट .com.in सर, व्हाट इज इट? .com the yes institute.com अगर आप डाल दें तो स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी इससे। कुछ क्वेश्चन जिसमें आपके इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। सीईटी, लॉ एंड सीलैट आर डिफरेंट एग्जाम, यस दीज बोथ आर डिफरेंट एग्जाम्स, किसी एक को भी आपने दिया तो चलेगा, उसमें ऐसे जरूरत नहीं। एनी एज लिमिट टू अपीयर फॉर सीलैट? एज सच एंट्रेंस एग्जाम में कभी एज लिमिट नहीं होता है, उसका रीजन ये है कि एलएलबी आप कभी भी कर सकते हो, राइट, तो उसके स्पेसिफिकली आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। हाँ, मैं सीईटी का बता सकता हूँ, देयर इज नो एज लिमिट, सीलैट में भी नहीं है। तो एक और क्वेश्चन है, बार काउंसिल का एग्जाम देने के लिए कुछ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स आफ्टर एलएलबी टू गिव बार काउंसिल एग्जाम? इट इज ओनली ओपन बुक एग्जाम, जहां पर आप सिर्फ जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया गया एलएलबी में उसके आप बेर एक्ट भी लेके जाओगे, शॉर्ट में जो होते हैं वो भी आप लेके जाओगे तो इनफ है। और कई बार मैंने तो देखा है कि रादर देन टेकिंग अ बुक आप आपका सिर्फ नॉलेज लेके जाओ, क्योंकि यही माना जाता है कि ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, बुक आपके साथ रहा है या नहीं रहा। तो अगर आपने सीरियसली अपना एलएलबी कंप्लीट किया है तो आपको कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं, आप इजीली क्रैक कर सकते हो एआईबी की एग्जाम। बट फॉर रेफरेंस अगर आप लेके जाना चाहते हो तो डोंट टेक बड़े बड़े बुक्स, बहुत ज्यादा मत लेके जाना, क्योंकि ढूंढने में टाइम चला जाएगा। शॉर्ट में बेर एक्ट्स आते हैं, वो आप ले सकते हो एज एन रेफरेंस। ओके, very important question, out of 150 how much marks do we have to score in order to crack CLAT? I think उनको concept थोड़ा सा clear नहीं हुआ। Right, so it all depend upon the cutoffs, right? 22 नेशनल लॉ कॉलेजेस है और सीईटी का भी सेम होता है, 150 प्लस सीईटी कॉलेजेस है, मगर इट ऑल डिपेंड अपॉन कटऑफ्स। यहाँ पर क्या होते हैं, कैप राउंड्स होते हैं। राउंड्स इन द सेंस क्या होता है कि आपने जो स्कोर किया है उस स्कोर के बेस पे आपका रैंक आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे आपका रैंक आएगा। आपने ऑल इंडिया रैंक क्या किया है, वो ऑल इंडिया रैंक के बेस पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि मेरा 1000 रैंक है और आपका 100 रैंक है, राइट, तो आपने एक फॉर्म फिलअप किया था, तो आपका फॉर्म पहले चेक होगा। वो फॉर्म में आप अपने कॉलेजेस का प्रेफरेंस डालते हो कि आपके कौन सी कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली आपका रैंक 100 था तो आपका फॉर्म पहले चेक किया जाएगा और उसके बेस पे आपको कॉलेज मिल जाएगी। और उसमें अगर सीट वैकेंट रही 1000 रैंक तक तो मुझे मिलेगी, वरना वो ऑप्शन मेरे पास से चला गया और मुझे उसके नीचे वाले जो कॉलेजेस रहेंगे वो अप्लाई जो मैंने किए होंगे मेरे प्रेफरेंस फॉर्म में, वहां पर मैं एडमिशन ले सकता हूँ। मगर ये कैप राउंड के बेस पे होता है, जहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस देना होता है कॉलेज की। लास्ट टू क्वेश्चंस ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भाई के सवाल आया यूट्यूब से कि आई डोंट हैव 50% इन बीए बट आई हैव 59% इन एमए, सॉरी,
कैन आई अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम? जी हाँ, जरूर, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है वो प्रिवेल करेगा हमेशा। तो आप ये Right. नहीं भी बताओगे तो चलेगा, एमए आप डायरेक्टली बताइए और उसके बेस पे आप एडमिशन जरूर ले सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, देयर इज अ ब्रदर हु सेज कि मैंने 12th मतलब 10th उन्होंने कंप्लीट किया था, उसके बाद बीए किया फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी, ओके, और 12th उन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया है फ्रॉम द स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इज ही एलिजिबल? क्योंकि उनकी एज है 35, ओके, एंड ही इज आस्किंग कि मैं अभी 5 इयर्स कर सकता हूँ या 3 इयर्स के लिए? एम आई एलिजिबल फॉर 3 इयर्स? यू आर एलिजिबल, क्योंकि सीईटी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्लियरली मेंशन होता है, हर साल होता है कि इवन इफ यू हैव डन ओपन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन इन ओपन यूनिवर्सिटी देन टू यू आर एलिजिबल फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको फिर से वो 3 इयर्स करने की जरूरत नहीं, आपने जो ओपन यूनिवर्सिटी से बीए किया है देन यू आर एलिजिबल फॉर एलएलबी, कोई इशू नहीं होगा। ओके, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सब तो ले नहीं सकते हम लोग, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया है इस सेशन में, तो प्लीज डोंट माइंड। आप लोगों को बता दूं कि फेसबुक पर SDI उम्मीद नाम का हमारा पेज है, वहां पर एक चैट का ऑप्शन आपको मिलेगा। वहां पर अगर आप अपने क्वेश्चंस को डाल दें तो हम लोग यामीन सर तक आपके सवाल पहुंचाएंगे, और उसके बाद वो उनके जो भी जवाब होंगे आपको चैट मैसेज पे पहुंचा देंगे। तो फेसबुक पे SDI उम्मीद, इस पर आप हमको राब्ता कर सकते हैं, इस पर आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जाने से पहले यामीन सर, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इफ यू कुड हेल्प अस विद दैट, अगर स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट करना है तो वो कैसे करें आपको? राइट, तो आप मैं एक चीज ये बता दूं, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं, आप टीम उम्मीद को बताइए। टीम उम्मीद आपकी उम्मीद जो थी, प्रॉब्लम्स है वो पूरा करने की उम्मीद जरूर रखती है, और इंशाल्लाह जल्द हमारी पूरी टीम अवेलेबल है। मैं भी 100% फुल टाइम अवेलेबल हूँ। आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हो, वैसे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा 9766413423। आप इस पे लॉ से रिलेटेड जो भी है डाउट, या MBA से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके, या इनकम टैक्स या GST से रिलेटेड डाउट है, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट रेफरेंस पे बता देना टीम उम्मीद, दैट्स इट, राइट। आपका इंशाल्लाह जवजल काम हो जाएगा, राइट। 9766413423 9766413423, इजी टू रिमेम्बर। 9766 होता है, 413 उसमें 10 ऐड कर दो, 423 हमेशा अवेलेबल रहेगा एडवोकेट यामीन सारा टीम उम्मीद की तरफ से आपके। Alhamdulillah, Jazakallah. Thank you so much, sir. Thank you. I think it was very informative, wonderful session. Upcoming events के बारे में बात हो रही है, तो I will take 2 minutes and tell you about a very wonderful training program that Team Umeed is coming up with. अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को पता होगा 2 हफ्ते पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ट्रेनिंग के बारे में अनाउंसमेंट की थी। इस वीक में उसके रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं, ट्रेनिंग के बारे में बता दूं, 2 मिनट आपसे लूंगा सिर्फ। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बेसिकली क्या होती है, तो आपको यूपीएससी पता है, IAS ऑफिसर्स, IP ऑफिसर्स पता है, ये सारे ग्रेड A ऑफिसर्स होते हैं। ग्रेड B और ग्रेड C ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक और एग्जाम लेती है जिसको कहते हैं SSC। दिस इज नॉट द 10th बोर्ड एग्जाम SSC, दिस इज कॉल्ड एज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम। ये ग्रेड B, ग्रेड C, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जैसे कि CBI, जैसे कि रॉ, ऐसे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वहां पर आप जॉब मिल सकती है। आपको मिनिस्ट्रीज में जॉब मिल सकती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फिशरीज है, इंडस्ट्रीज है, जितने भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, 23 तकरीबन मिनिस्ट्रीज है, वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। और इन सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए टीम उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रही है, जिसमें 150 to 170 आवर्स की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसके रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते से शुरू होने वाले हैं। और ये करने के बाद, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के बाद आप ना सिर्फ SSC के लिए, बट जितने भी और एग्जाम, रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्टेट लेवल पे यूपीएससी के बाद MPSC, KPSC, BPSC, जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट की एग्जाम होती है, उसके बाद रेलवे की एग्जाम होती है, बैंक्स की होती है, पोस्ट ऑफिस की होती है, इतने सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। आप हर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ हाई लेवल एग्जाम। अगर आपने इसके लिए तैयारी कर ली तो बाकी सारी एग्जामिनेशंस के लिए आप इजीली तैयार हो सकते हैं।
with little bit of altercation. तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देने की तैयारी रख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या आपने ऑलरेडी एक एग्जाम अटेम्प्ट कर दिया है, एक दो अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो आप इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं, इस ट्रेनिंग का फायदा उठा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम अपनी वेबसाइट पर, हमारे एसडीआई उम्मीद के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पे एक वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएगी। बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, ताकि बार बार हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इस ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी ज्यादा लोगों तक आप मालूमात पहुंचा सकते हैं, जितने ज्यादा दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि एवरीवन वांट्स टू गेट अ जॉब, बट दीज ट्रेनिंग आर एक्सपेंसिव ट्रेनिंग। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं एस्पिरेंट भी हूं तो मैं एक्सपेंसिव ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर वो ट्रेनिंग आपको मुहैया कराई जा रही है तो व्हाई डोंट यू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट? So please inform this to as many people as possible. Inshallah Taala, we will try to communicate through different images, different videos. हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी किसी न किसी तरीके से। अगर आपको सोशल मीडिया पे हमारा पोस्ट दिखे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को पता चलेगा कि क्या और एक्टिविटीज हो रही है, और हो सकता है उसमें किसी का भला हो जाए। और एक बात याद रखना हमेशा, अगर किसी का भी भला हो तो जब तक उसको रोजी मिल रही है, जब तक उसके घर वालों का भला हो रहा है, जब तक उसके घर वाले आपके शेयर किए हुए मैसेज के थ्रू जो उसको जॉब मिली है, उसने जो जो अच्छे काम किए, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका भी सवाब मिलेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो हम करते रहते हैं, बट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक पोस्ट शेयर करके, सिर्फ एक मैसेज को डिफरेंट ग्रुप्स में डाल के भी इस तरीके से भी आप सवाब कमा सकते हैं। तो सोशल मीडिया सिर्फ गुनाहों के लिए नहीं बट सवाब के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है अगर आप इस तरीके से करें। जो टीम उम्मीद के पोस्ट है, जो टीम उम्मीद के डिफरेंट नोटिफिकेशन, वो अगर आप अपने दोस्तों को बनाए तो इस तरीके से भी एक मैसेज शेयरिंग हो सकती है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और एक कम्युनिटी क्रिएट करने की जो बात हम हमेशा करते हैं वो हम कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द अपकमिंग इवेंट। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से इसकी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। नाउ टुवर्ड्स द एंड लेट्स प्रे आवर दुआ। We have our very senior, our mentor, one of the mentors that we have, Musa Bhai. I would request Musa Bhai to please, if he can unmute himself, if he's there, I'll just see. Musa Bhai, can you unmute, or shall we proceed with the dua? I don't think he's there. He's there. You hear it? I don't think he's available. So let's conclude with the dua. दुआ के लिए हाथ उठाए, और ये दुआ की फजीलत ये है कि 3 मरतबा ये दुआ अगर कोई किसी महफिल में पढ़ी जाए तो उस महफिल में जो भी पॉजिटिव डिसीजंस का फैसला लेने का, जो भी आपने पॉजिटिव डिसीजंस लिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे उन फैसलों को पूरा करने के लिए। तो इस दुआ को न सिर्फ यहाँ पढ़े, लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिस भी महफिल में जब आप बैठे और कुछ फैसला करें तो ये दुआ 3 मरतबा जब महफिल खत्म हो तब पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला आपने जो भी पॉजिटिव फैसले लिए हैं उसमें आपको पूरा करने में मदद जरूर मिलेगी। तो दुआ है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। So I think with this note we would end today's session. Alhamdulillah, once again, very a warm thank you to Dr. Advocate Yamin Thara for presenting such brilliant, informative session. Thoda sa exceed hum kar gaye, but I think it was required since the content was huge. There were so many things that we were here to inform. So thank you once again for the lovely session. Thank you, audience, for being here with us. We would also want कि जिन लोगों को इस सेशन की जरूरत है, प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको एसडीआई उम्मीद के फेसबुक पेज पर और एसडीआई चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। Please share this video and pass this message to maximum people. Once again, thank you all of you, and Jazakallahu khaira everyone. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.